हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी बेहतर स्टडी कर रहे होंगे। आप सभी ने अपना टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें प्लान कर ली होंगी, क्योंकि एग्जाम्स आ चुके हैं। चाहे हम CHSL की बात करें, CPO की बात करें या दिल्ली पुलिस कांस्टेबल या RRB की बात करें, डेट तो सबकी अनाउंस हो चुकी है और एग्जाम भी इस बार हो ही जाएगा। तो उम्मीद करता हूं लास्ट मोमेंट पे सारी चीजें बहुत तेजी के साथ चल रही होंगी। और यहां पर आप देख रहे हो वरुण अवस्थी यूट्यूब चैनल, और जहां पर हम लोग इंडिया में पहली बार इतने बड़े लेवल पे MCQ की पूरी बुक के क्वेश्चंस को गो थ्रू कर रहे हैं, पूरे 15 से MCQ की क्लासेस को। आज की इस क्लास में 6 क्लास को हम लोग यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग 5 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब 500 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आप नए तरीके से यहां पर जुड़ रहे हो इस चैनल में, तो आप सभी को मैं बता देना चाहता हूं कि पिछली जो 5 क्लासेस हैं उनमें से अगर कोई भी क्लास आपकी छूट गई है तो उसको आप लोग जरूर देख लो, क्योंकि एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। पूरे 1500 MCQs आपको गो थ्रू करने ही है हर हाल में। एक चीज और, जैसे कि कल मैं क्लास नहीं ले पाया तो मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दिया था। अब उसके बाद भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका मतलब यह है या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं हो, या तो दूसरी बात यह है कि आप टेलीग्राम चैनल पे हो और सही से वहां पर अपडेटेड नहीं रहते हो। तो अगर कोई भी यहां पर इस तरीके की दिक्कत है तो थोड़ा सा अपने आप को अपडेट रखो। टेलीग्राम चैनल से जो लोग मेरे जुड़ना चाहते हैं, जहां पर मैं सारी अपडेट देता हूं अपने वीडियोस की, आने वाली क्लासेस की, कब कौन सी क्लास होगी, कौन सी क्लास नहीं होगी, PDF कौन सी आएगी, या फिर PDF मुझे शेयर करनी होती है, ये सारी चीजें मैं टेलीग्राम पर ही करता हूं। तो टेलीग्राम का मेरा जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको अभी ज्वाइन कर लो। क्लास शुरू हो रही है, तब तक मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हर एक बंदा 5-5 जगह कम से कम इस क्लास को शेयर करे, जो कि मैं हमेशा आपको बोलता हूं। जितने भी आपके टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, आप वहां पर इस क्लास को शेयर कर दीजिए, इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट यहां पर जुड़ सके। एक चीज और, PDF के लिए आप लोग बार बार मत बोलिए। PDF मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं PDF दूंगा। यार मैं PDF रख के क्या करूंगा, ठीक है? तो PDF आपके लिए ही है, PDF आपको मिलेगी, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इस कोर्स के बाद मैं आपको PDF दूंगा, क्योंकि कोर्स करना आपके लिए ज्यादा जरूरी है। PDF रख के क्या करोगे? PDF में खुद ही आपको आंसर भी लगाना है, वो मैंने पहले ही दिन बोल दिया था। तो PDF आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। PDF में आंसर लगे हुए नहीं देता हूं मैं कभी भी। जो लोग मुझे जानते हैं उनके लिए मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? तो ध्यान रखिए, क्लासेस करने पर थोड़ा सा जोर दीजिए। मैं यहां पर बहुत सारी चीजें बताता हूं जो आपके लिए बेनिफिशियल होंगी। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं देख लेता हूं, आवाज तो मेरी आप तक बराबर पहुंच रही है ना? आवाज सभी तक पहुंच रही है? क्लियर है आवाज? चलिए ठीक है। ओ माय गॉड, आज तो मैंने बहुत क्रेजी कर लिया। चलिए शुरू करते हैं आज का आगाज। पहला क्वेश्चन है आज का हमारा, इन विच ईयर ऑल इंडिया, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, इन विच ईयर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। आपसे कह रहा है इनमें से कौन सा ईयर है जिस साल में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी गई थी। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी है जिसकी स्थापना 1939 में करी गई थी, सभी को ध्यान रखना है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कहां पर करी गई थी, तो ध्यान रखना है, इसकी स्थापना कोलकाता में करी गई थी। आज तो इसको कोलकाता बोलते हैं, उस टाइम पर कलकत्ता के नाम से जाना जाता था। एक चीज और, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के फाउंडर कौन थे, किसने स्थापना करी थी, तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना करी थी। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में करी गई थी। दूसरी आपको ध्यान रखनी है, कलकत्ता में करी गई स्थापना, और किसने करी, सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद कौन सी पार्टी की स्थापना करी थी, तो गाइज ये वही पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ने के बाद ही करी थी। तो आपका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, लेयर ऑफ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ। कभी ना कभी आप लोगों ने दवाई खाई होगी। दवा में जो आप कैप्सूल खाते हो, तो कैप्सूल आप देखते हो उसमें 2 लेयर होती हैं जो कि जुड़ी होती हैं बीच से, और जिसके अंदर दवा भरी जाती है। तो ये जो दवा उसमें फिल करी जाती है, उसके ऊपर की जो लेयर होती है, जो आपको प्लास्टिक जैसी दिखती है, वो किस चीज से बनी होती है आपसे पूछ रहा है। प्लास्टिक की बनी होती है, प्रोटीन की बनी होती है, स्टार्च की बनी होती है, या विटामिन की बनी होती है। SSC में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ध्यान रखना, जो कैप्सूल होता है इसकी ऊपर की लेयर स्टार्च की बनी होती है, ठीक है, स्टार्च की। एक चीज और ध्यान रखना, कई बार आपसे साइंस में क्वेश्चन पूछता है डाइजेस्टिव सिस्टम से कि हमारी बॉडी का ये कौन सा पार्ट है जहां पर स्टार्च डाइजेस्ट होता है।
मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी का कौन सा वो पार्ट है जहां पर स्टार्च डाइजेस्ट होता है? तो स्टार्च आपकी बकल कैविटी में डाइजेस्ट होता है। मतलब जैसे ही आप खाना खाते हो, ठीक है, तो खाना खाते ही हमारे मुंह में जब हम उसको च्यूई करते हैं, चबाते हैं, तो उस टाइम पर उस पर हमारे खाने में क्या लगती है? हिंदी में जिसको लार बोलते हैं, लार लगती है ना, इंग्लिश में उसको सलाइवा बोलते हैं। तो ये जो सलाइवा हमारे खाने में जब लगता है तो सलाइवर में सलाइवर एमाइलेज नाम का जो एंजाइम पाया जाता है वो भी स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है स्टार्च डाइजेशन कहां से स्टार्ट हो जाता है? ये हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स वॉज डाइड इन विच कंट्री? आपसे कह रहा है जो कार्ल मार्क्स थे इनका निधन कहां पर हुआ था? जर्मनी में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, यूके में हुआ था, या पुर्तगाल में हुआ था? देखो कार्ल मार्क्स थे कौन, सबसे पहले तो ये जानो, कार्ल मार्क्स बेसिकली एक जर्मन थे। ठीक है, कहां पर इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था जर्मनी में, बॉर्न हुए थे जर्मनी में। ये कौन थे? ये बेसिकली एक फिलोसोफर थे और सोशल एक्टिविस्ट भी थे। कार्ल मार्क्स का निधन जर्मनी में लेकिन नहीं हुआ था, इनका निधन हुआ था लंदन में, यूके की कैपिटल लंदन में इनका निधन हुआ था। एक काफी फेमस क्वेश्चन है एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी का, आपसे पूछता है एक बुक जिसका नाम है डास कैपिटल। डास कैपिटल ये इनकी सबसे ज्यादा फेमस बुक है पूरे लाइफ की इनकी। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछता है कि डास कैपिटल के ऑथर कौन है तो आपका आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स। कभी मत भूलिएगा इस क्वेश्चन को, कार्ल मार्क्स ने ही डास कैपिटल नाम की फेमस बुक लिखी हुई है। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन, यूके की कैपिटल है लंदन, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। अगला क्वेश्चन, ट्विन सिटीज आर, आपसे कह रहा है इनमें से कौन से दो शहरों को ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है? मतलब जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है यह है सिकंदराबाद और हैदराबाद, इन दोनों को जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। बात आ गई समझ? एक चीज और, हैदराबाद की स्थापना किसने करी है? हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने करी हुई है। सिकंदराबाद की स्थापना किसने करी हुई है? सिकंदर जाह ने करी हुई है। किसने? सिकंदर जाह। तो दोनों के फाउंडर का नाम भी आप ध्यान रखो, सिकंदराबाद की स्थापना सिकंदर जाह ने करी हुई है और हैदराबाद की स्थापना कुली कुतुब शाह ने करी हुई है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज सिपह सलार? सिपह सलार के नाम से इनमें से कौन जाना जाता था? सिपह सलार का मतलब पता है क्या होता है? सिपह सलार का मतलब होता है सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट का मतलब समझते हो? और इसको इजी लैंग्वेज में बोले तो असिस्टेंट आप बोल सकते हो, असिस्टेंट। ठीक है, तो सिपह सलार नाम का ये जो टाइटल है ये किसने लिया था? या फिर और उस टाइम पर इसका मतलब क्या होता था? गुलाम होता था इसका मतलब। तो सिपह सलार का टाइटल लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका कमांडर था? ये मोहम्मद गोरी का कमांडर था। अब देखो मोहम्मद गोरी को ये बहुत मानता था, मोहम्मद गोरी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। लेकिन जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद इसने स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करी दिल्ली सल्तनत के ऊपर। ठीक है, अच्छा एक अनाउंसमेंट है, बहुत जल्द मैं आपको पूरा दिल्ली सल्तनत पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान रखना, इस कोर्स को खत्म होने दो, 5 अक्टूबर को पूरा दिल्ली सल्तनत एक क्लास में कवर करूंगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट मिल रही है। फाइनली आई हैव डिसाइडेड कि मैं आप लोगों को दिल्ली सल्तनत पढ़ाऊंगा। अब देखो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है ये मोहम्मद गोरी की बहुत रिस्पेक्ट करता था। जब मोहम्मद गोरी की मृत्यु हुई तो उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कर दी। लेकिन इसने कभी भी सुल्तान का टाइटल एक्सेप्ट नहीं किया। इसने सुल्तान का टाइटल क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? क्योंकि अपना सुल्तान हमेशा मोहम्मद गोरी को ही मानता था, उसके मरने के बाद भी। हमेशा तख्त पर यह कभी खुद नहीं बैठता था, यह मोहम्मद गोरी की जूतियों को रखता था और खुद उसके बराबर में बैठता था। और इसने सिपह सलार की उपाधि धारण करी, सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं करी। तो ध्यान रखना, यह अपने आप को सिपह सलार हमेशा बोलता था मरते दम तक मोहम्मद गोरी का। इसने एक और टाइटल एक्सेप्ट किया था, इसी ने मलिक का टाइटल भी एक्सेप्ट किया। किसका? मलिक का टाइटल, ध्यान रखना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछता है मलिक या सिपह सलार का टाइटल किसने एक्सेप्ट किया? योर आंसर विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक। एक चीज और, लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक और टाइटल दिया था, इस टाइटल को बोलते हैं लाख बख्श। क्या बोलते हैं? लाख बख्श। लाख बख्श इसको इसलिए बोला जाता था क्योंकि बोलते हैं कि उदार प्रवृत्ति का था ये काफी। ठीक है, इसका नेचर काफी डाइवर्स था, मतलब लोगों से मिलता था तो कभी मूड कर गया तो हजारों अशरफियां उनके ऊपर लुटा देता था, कभी दान दे देता था,
सैकड़ों अशर्फियां किसी राह चलते राहगीर को दे दी, जरूरतमंद को दे दी, तो इस वजह से इसको लाख बख्श का टाइटल उस टाइम के लोगों ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री कम्स एट द फर्स्ट रैंक इन मिल्क प्रोडक्शन। आपसे कह रहा है दूध के उत्पादन में, दूध के उत्पादन में नंबर 1 देश दुनिया का कौन सा है? तो दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा भारत में होता है, ध्यान रखना। यहां पर एक चीज आपको और डिटेल बताता हूं, पूरी दुनिया में भारत अकेला दूध का उत्पादन कितने प्रतिशत करता है? तो ध्यान रखना, भारत पूरी दुनिया में 22% दूध का उत्पादन अकेले करता है, ध्यान रखना। नंबर 2 पे यूएस है, नंबर 3 पे चाइना है, ठीक है, ये दूध के उत्पादन की बात है। नंबर 1 पे इंडिया, नंबर 2 पे यूएस और नंबर 3 पे चाइना। तो भारत सबसे बड़ा दूध का उत्पादक है। अच्छा, यहीं पर अगर मैं एक चीज आपसे और बोल दूं कि भारत में भी कौन से राज्य में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो आपका आंसर होगा हरियाणा। पहले उत्तर प्रदेश इसमें नंबर 1 था, लेकिन अब हरियाणा में दूध का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। हरियाणा में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? तो डिस्ट्रिक्ट भी ध्यान रखो, हरियाणा के अंदर भी करनाल डिस्ट्रिक्ट, करनाल। तो भारत दुनिया का नंबर 1 मिल्क प्रोड्यूसर है, भारत के अंदर हरियाणा और हरियाणा में करनाल। भारत की कैपिटल आपको पता ही है नई दिल्ली, डेनमार्क की कैपिटल कोपनेगान, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड, पाकिस्तान की इस्लामाबाद। अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट्स। आपसे कह रहा है भारत का यह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं? भारत में सबसे ज्यादा न्यूज़पेपर उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। भाई जाहिर सी बात है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश में है ना, तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतना ज्यादा न्यूज़पेपर भी तो डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो थर्ड वन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है इस टाइम पे, गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार है और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। महाराष्ट्र में गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, गुजरात में आचार्य देवव्रत, उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल और दिल्ली में अनिल बैजल। अगला क्वेश्चन है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व। आपसे सीधा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछ रहा है, सीधा सीधा इनर जियोग्राफी से। आपसे कह रहा है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है, ध्यान रखना। 2019 में बांदीपुर टाइगर रिजर्व न्यूज में भी आया था, क्योंकि पिछले साल इसमें आग लग गई थी। आग लगने की वजह से बहुत सारे पशुओं की यहां पर मौत भी हो गई थी पिछले साल। कर्नाटक में BS येदियुरप्पा की सरकार है, गवर्नर कौन है? वजुभाई वाला। भोगवा रिवर इज रिलेटेड विद। आपसे कह रहा है अगला क्वेश्चन, भोगवा नदी। भोगवा नदी इनमें से किस साइट से रिलेटेड है? देखो साइट पढ़ के ही हमें समझ आ रहा है ये सारी साइट किसकी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता की ये जगह है। तो आपसे पूछ रहा है भोगवा नदी सिंधु घाटी सभ्यता में किस जगह पर बहती है? भोगवा नदी बहती है गुजरात में आज की डेट में। कहां पर बहती है? गुजरात में। अब आप में से जिन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रखा होगा उन्हें पता होगा कि गुजरात को आज की डेट में हम लोग, आज की डेट में जिसको हम लोग गुजरात बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में इस जगह का क्या नाम था? इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोथल बोलते हैं इसको। तो भोगवा रिवर कहां पर है? लोथल में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव्स इन प्लेटूज एरिया। प्लेटू का मतलब समझते हो? प्लेटू का मतलब है पठार। आपसे कह रहा है दुनिया के कितने प्रतिशत जनसंख्या पठारों में रहती है? माउंटेन में नहीं, पठारों में रहती है। तो ध्यान रखना, दुनिया की 9% जनसंख्या पठारों में रहती है। यह क्वेश्चन सीजीएल में तो पूछा ही जा चुका है, इवन ये क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी पूछा जा चुका है, बिहार पीएससी में भी यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया की 9% जनसंख्या पठारों में रहती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप इज रिलेटेड विद विच स्पोर्ट। इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जरूर देखने को मिलेंगे, इस बार भी देखने को मिलेंगे, आगे भी देखने को जरूर मिलते रहेंगे। थॉमस कप कौन से खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट या गोल्फ? थॉमस कप आपका बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुल एंड बियर वर्ल्ड रिलेटेड टू व्हाट। देखो यहां पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आपसे कह रहा है बुल और बियर वर्ल्ड का यूज इनमें से कौन से खेल में किया जाता है? खेल या फिर और कुछ, किस में किया जाता है? क्रिकेट में, स्टॉक मार्केट में, ट्रेडिंग में या फिर रेलवेज मैकेनिज्म में किया जाता है? बुल एंड बियर वर्ल्ड जो है ये स्टॉक मार्केट से एसोसिएटेड है। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट की जानकारी रखते होंगे उन्होंने कई बार सुना होगा, कई बार क्या आए दिन आप सुनते होंगे इस वर्ल्ड को। बुल का मतलब क्या पता है क्या होता है? बुल का मतलब होता है जब शेयर मार्केट में
शेयर ऊपर चढ़ता है, और बियर का मतलब होता है जब शेयर नीचे गिरता है। तो इसको बोलते हैं बुल और इसको बोलते हैं बियर। बात आई समझ? क्लियर? बात आ गई समझ? अगला क्वेश्चन है कैनिन ल्यूपस फैमिलियरिस। आपसे कह रहा है कैनिन ल्यूपस फैमिलियरिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ हुम। ये किसका साइंटिफिक नेम है? ध्यान रखिएगा, कैनिन ल्यूपस फैमिलियरिस ये साइंटिफिक नेम है डॉग का। ओके, कुत्ते का साइंटिफिक नेम है कैनिन ल्यूपस फैमिलियरिस। एक चीज और, परेशान मत हो, मैं साइंटिफिक नेम जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं, वो मैं आपको बहुत जल्द कराने वाला हूं। एक छोटी सी क्लास में आपको दूंगा जहां पर साइंटिफिक नेम भी आपके मैं करा दूंगा कवर। अगला क्वेश्चन है कीनन स्टेडियम इज सिचुएटेड इन। आपसे पूछ रहा है क्रिकेट के स्टेडियम की यहां पर बात हो रही है। कीनन स्टेडियम एक क्रिकेट स्टेडियम है, ये इनमें से किस जगह में है? ग्वालियर में है, कानपुर में है, लाहौर में है, जमशेदपुर में है। कीनन स्टेडियम जमशेदपुर में पड़ता है। कई बार आपसे स्टेडियम भी पूछे जाते हैं। चलिए अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं एकाना स्टेडियम कहां पर है? एकाना स्टेडियम, तो देखिए एकाना स्टेडियम है लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। अभी कुछ ही टाइम पहले बना हुआ है, बहुत मैचेस इसमें नहीं हुए हैं, 1-2 मैच मुश्किल से हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे। एकाना स्टेडियम कहां है? लखनऊ में। लेकिन अब इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया है? इसका नाम बदल के रख दिया गया है भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। क्या बोलते हैं अब इसको? भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। अब इसको एकाना नाम से नहीं जाना जाता है। एक चीज और, कई बार आपसे पूछता है ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? ग्रीन पार्क स्टेडियम, तो ग्रीन पार्क स्टेडियम ये आपका कहां है? कानपुर में है। ओके, कहां पर? कानपुर में। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहां है? चिन्ना स्वामी स्टेडियम, तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम आपका कहां है? कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, चेन्नई लगा देते हैं, लेकिन यह है आपका बेंगलोर में। कहां पर? चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में। इसी तरीके से एक आपसे पूछता है स्टेडियम रूप सिंह स्टेडियम कहां है? अगर मैं आपसे कहूं रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम कहां है, तो रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम आपका ग्वालियर में पड़ता है। कहां पड़ता है? ग्वालियर में। इसी तरीके से एक मैं आपसे और स्टेडियम पूछता हूं, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम, ये इंपॉर्टेंट है। अरुण जेटली स्टेडियम कहां है? ये आपका नई दिल्ली में। कहां पर? नई दिल्ली। अरुण जेटली स्टेडियम को पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के नाम से जाना जाता था, बट आज की डेट में इसका भी नाम चेंज हो गया है और इसको अब अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जानते हैं। कोई समस्या तो नहीं? आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वीपो? वीपो का मतलब समझते हो क्या होता है? वीपो का मतलब होता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, वीपो। वीपो का हेडक्वार्टर क्या है? वीपो का हेडक्वार्टर है जिनेवा। भाई साहब, मैं बार बार बोल रहा हूं आप सभी को, ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं इनके हेडक्वार्टर जरूर ध्यान करके जाइएगा, नहीं तो समस्या में आप आ सकते हो। बेवजह के फालतू के यार 1-2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है? और अगर ये पढ़ के जाओगे तो 1-2 क्वेश्चन बोनस के मिल जाएंगे, ठीक है? 2 क्वेश्चन भी अगर इस तरीके के मिल गए एस्टैब्लिशमेंट के या हेडक्वार्टर के, तो ये मान लो 4 नंबर पक्के हो गए। 4 नंबर 40,000 लोगों को पीछे छोड़ देते हैं वहां पे एग्जाम पे, तो ध्यान रखना। वीपो की स्थापना कब करी गई थी? वीपो की स्थापना 1967 में करी गई थी। एक बार आप लोगों से मिल लेता हूं, क्या सारी चीजें सही चल रही हैं? बताइए जल्दी से, विच वन इज द राइट आंसर? ऑल ओके? बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है, सब सही चल रहा है ना यार? 1300 लोग देख रहे हैं क्लास को और लाइक केवल 900 है। लाइक बढ़ाए जाए, लाइक बढ़ाए जाएं, सुल्तान को मोहब्बत बख्शी जाए। बात आ रही है समझ? सुल्तान आवाम के लिए है और सुल्तान को मोहब्बत बख्शी जाए। लाइक बढ़ाए जाएं थोड़े। अगला क्वेश्चन, बुल फाइट कंडक्ट्स इन विच कंट्री? आपसे कह रहा है बुल फाइट कौन से देश में कंडक्ट करी जाती है? बुल फाइट हम सभी को पता है भैया, स्पेन में कंडक्ट करी जाती है। इससे सिंपल क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, मैक्सिको की कैपिटल है मैक्सिको सिटी, अमेरिका की कैपिटल है वॉशिंगटन और बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। अगला क्वेश्चन है कैलाश टेंपल इज सिचुएटेड इन। आपसे पूछ रहा है कैलाश टेंपल कहां पर है? बिल्कुल प्योर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ऐसे होते हैं और आप गच्चा खा जाते हो इसमें। बात आ रही है समझ? तो कैलाश टेंपल कहां है? कैलाश टेंपल आपका महाराष्ट्र में है
और महाराष्ट्र में कहां पर? एलोरा केव्स में, एलोरा की गुफाओं के पास है कैलाश टेम्पल। अगला क्वेश्चन, और कैलाश टेम्पल किससे एसोसिएटेड है? कैलाश टेम्पल लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है, भगवान शिव से, जिनको आप महाकाल के नाम से जानते हो, रुद्र के नाम से जानते हो, ये सब इन्हीं के नाम है। तो लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है कैलाश टेम्पल भी, और एक नटराज टेम्पल है, वो भी लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है। इन विच ईयर शिमला ट्रीटी वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? आपसे कह रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता 1972 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये किससे एसोसिएटेड था? ये सीज फायर से एसोसिएटेड था। सीज फायर का मतलब समझते हो? सीज फायर का मतलब कि एलओसी पर, लाइन ऑफ कंट्रोल में, कोई भी, दोनों देश में से कोई भी शांति को भंग नहीं करेगा। अगला क्वेश्चन है, देयर आर हाउ मैनी झरोकाज इन हवा महल? आप में से जिन लोगों ने भी एसएससी सीजीएल 2019 का पेपर इसी साल दिया है मार्च के महीने में, जब कोविड आया था उससे जस्ट पहले, तो आप लोगों को याद होगा इस बार क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन था। बात आ रही है समझ? तो इसी बार सेम ईयर ये क्वेश्चन पूछा गया है, हवा महल में कितनी खिड़कियां हैं? बड़ा ही रेयर क्वेश्चन था ये। हवा महल में 953 खिड़कियां हैं। अब से ध्यान रखना, हवा महल कहां पर है? हवा महल कहां पर है बता सकते हो कमेंट बॉक्स में लिखकर, वेयर इज हवा महल? वेयर इज हवा महल? जल्दी से बताइए, कोई बता सकता है हवा महल कहां पर है? बहुत बढ़िया, ज्योति चोपड़ा आंसर सही है, रेहान खान आंसर सही है, प्रताप आंसर सही है, आशीष, आसिफ, सभी के आंसर सही है, तनुज, प्रियंका, सभी के आंसर सही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चले, कुछ याद आ गया वो आपको सुनाता हूं। कैसा ये डर है, कैसा ये डर है जो दिन निकल गया अभी रात बाकी है? कैसा ये डर है जो दिन तो निकल गया अभी रात बाकी है? इतनी जल्दी कैसे हिम्मत हार जाऊं, अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। बात आई समझ? तो हिम्मत नहीं हारनी है, तब तक चलते रहना है जब तक मंजिल को पा नहीं लेते। रास्ते हर किसी के लिए होते हैं, लेकिन रास्तों पर जो थकते हैं मंजिल उनको नहीं मिलती, रास्तों पर जो निरंतर चलते रहते हैं मंजिल उनको मिलती है। खरगोश और कछुए की कहानी में खरगोश कभी नहीं वहां पहुंचता, क्योंकि वो रास्ते पे चल के थक जाता है, आराम करने की सोचता है, लेकिन कछुआ धीमे 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 आगे बढ़ता रहता है और मंजिल तक पहुंचता है। तो हारना नहीं है, धीमे धीमे बढ़ना है, हर एक दिन कुछ सीखना है। विश्वास मानिए, एक दिन नौकरी आपको ही मिलेगी। ये मेरा तजुर्बा आपसे बोलता है, और मैं आपसे दावे से बोल सकता हूं, एक दिन में 15-15 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, थक जाओगे। एक हफ्ते पढ़ाई कर पाओगे, उसके बाद एक हफ्ते की छुट्टी मार दोगे। लेकिन 5 घंटे केवल पढ़ाई कर सकते हो, तो डेली 5 घंटे करो, बहुत जल्द पेपर निकाल दोगे। बात आ रही है समझ? कहने का मतलब, पढ़ाई उतनी करो जितना आपका पोटेंशियल है, जो कि डेली कर सको। इतनी ना करो कि अगले दिन फैल के सो जाओ 20 घंटे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू महासभा वॉज एस्टैब्लिश्ड बाई हुम? आपसे कह रहा है हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, देवेंद्र नाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मदन मोहन मालवीय? भैया सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन मुझसे पढ़ रहे हो तो फायदा क्या होगा? मुझसे पढ़ रहे हो तो फायदा भी तो कुछ होना चाहिए। आइए फायदा लेते हैं। हिंदू महासभा की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, इट्स ओके। लेकिन क्या आपको कभी किसी ने यह बताया कि मदन मोहन मालवीय के साथ हिंदू महासभा के संस्थापक और भी 2 लोग थे? ये 2 लोग कौन थे? एक थे विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और दूसरे कौन थे? दूसरे थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। तो टोटल ये 3 लोग थे यहां पर हिंदू महासभा के फाउंडर। अब आज के बाद ध्यान रखना, इन तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। अगर मदन मोहन मालवीय नहीं मिले तो वीडी सावरकर को ढूंढ लेना, या फिर लाला लाजपत राय को ढूंढ लेना, ऑप्शन में जरूर मिलेंगे। हिंदू महासभा की स्थापना कब करी गई? 1916 में करी गई थी, माफ करिएगा 1915। अगला क्वेश्चन है, हु रोट यंग इंडिया? यंग इंडिया नाम की फेमस मैगजीन किसके द्वारा लिखी गई है? यंग इंडिया फेमस मैगजीन महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, इन विच बैटल
ब्रिटिश एम्पायर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया। आपसे कह रहा है ये कौन सा युद्ध है जिसके बाद ब्रिटिश एम्पायर भारत में पूर्ण तरीके से एस्टैब्लिश हो गया, मतलब जिसके बाद भारत में ब्रिटिश एम्पायर ने पूर्णतः अपने पैर पसार लिए थे। यह बैटल है बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी 1757 में हुआ था। बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ? यह 1764 में हुआ था। बैटल ऑफ मैसूर कब हुआ? यह 1767 में हुआ था। बात आ रही है समझ? 67 से लेकर 69 तक। तो बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी, मैसूर, तीनों के ईयर भी आप ध्यान रखना, ये सब ब्रिटिश हुकूमत के बैटल्स है। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद से ब्रिटिश हुकूमत ने अपने पैर पूरे तरीके से पसार लिए थे भारत में। फर्स्ट मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री। आपसे कह रहा है दुनिया के पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री ये कौन है किसी मुस्लिम कंट्री के? तो ये है बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी और इसी के साथ ये दुनिया की पहली मुस्लिम कंट्री की मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर हुई। बात आ रही है समझ? महिलाओं की यहां पर बात हो रही है। बेनजीर भुट्टो ने प्रधानमंत्री की पोस्ट को कब से कब तक सर्व किया? तो इन्होंने 1988 से लेकर 1990 तक इसको सर्व किया और उसके बाद भी इन्होंने सर्व किया 1993 से लेकर एक बार 96 तक। तो 2 बार ये प्रधानमंत्री बनी है पाकिस्तान की, 88 से 90 और 93 से 96 तक। तो बेनजीर भुट्टो इज द राइट आंसर। इनका असैसिनेशन हो गया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज द पावर टू इम्पोज मार्शल लॉ। आपसे कह रहा है इनमें से कौन है जिसके पास ताकत है मार्शल लॉ लगाने की। मार्शल लॉ का मतलब समझते हो? पहले मार्शल लॉ का सीधा सा मतलब होता है इमरजेंसी। इमरजेंसी कई लोगों को पता ही नहीं होता है भैया मार्शल लॉ होता क्या है। जैसे ही मार्शल लॉ सामने आ जाता है हाथ कांपने लगते हैं कि ये कौन सी चिड़िया का नाम आ गया। मार्शल लॉ हमेशा ध्यान रखना इमरजेंसी, जिसको हिंदी में आपातकाल आप लोग बोलते हो। जैसे कि भारत में 3 तरीके के आपातकाल होते हैं, वित्त आपातकाल होता है और राष्ट्रपति शासन होता है जिसको स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल होता है। तो आपसे पूछ रहा है इमरजेंसी लगाने की पावर किसके पास है? अब तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, प्रेसिडेंट के पास है, राष्ट्रपति लगा सकता है। नर्मदा रिवर इज द लाइफ लाइन ऑफ विच स्टेट। आपसे कह रहा है नर्मदा नदी जो है ये कौन से राज्य की लाइफ लाइन है? कई सारे पगलों को तो पता ही नहीं होगा कि नर्मदा नदी कहां पर बहती है। पहले देखिए यहां पर नर्मदा नदी आपकी ये बहती है ऐसे, ठीक है, ये आपकी नर्मदा नदी बह रही है। अब आप खुद देख लो, ये बीच वाला हिस्सा मध्य प्रदेश है, ये वाला आपका गुजरात है। तो गुजरात और मध्य प्रदेश से होकर गुजर रही है। तो हमें देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन में, हमारे पास मध्य प्रदेश भी है और गुजरात भी है। कौन सा आंसर सही होगा? ध्यान रखना नर्मदा नदी का ज्यादा हिस्सा मध्य प्रदेश में बहता है, तो इसलिए मध्य प्रदेश की लाइफलाइन बोली जाती है नर्मदा नदी। कई बार आपके जज्बातों से खेलता भी है एसएससी, आपको मध्य प्रदेश ऑप्शन में ही नहीं देता है, केवल गुजरात ऑप्शन में दे देगा। तो ध्यान रखना अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं है तो गुजरात फिर आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो मध्य प्रदेश ही आपका आंसर होगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इंडियन नेशनल एयरवेज। आपसे कह रहा है इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना कब करी गई? इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना 1933 में करी गई। कहां? नई दिल्ली में करी गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। आई थिंक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है और पिछली बार एमटीएस में भी ये पूछा गया था। एसएससी एमटीएस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार। इंडियन आर्मी के पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? ये थे के.एम. करियप्पा, हम सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन स्वराज पार्टी वॉज एस्टैब्लिश्ड। स्वराज पार्टी की स्थापना कब करी गई? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में करी गई थी। स्वराज पार्टी की स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी थी? 1922 में एक कांड हुआ था जिसको चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? चौरी चौरा हत्याकांड। यह जो चौरी चौरा हत्याकांड है जो कि 1922 में हो गया था, इसके बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से विड्रॉ कर लिया था खुद को। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट 1922 में बंद हो गया था। उस टाइम पर ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई थी। भारत के जितने भी बड़े बड़े लीडर्स थे वो सब जेल के अंदर थे। तो कोई बाहर तो मोर्चा संभालने वाला चाहिए था ना। इस वजह से अगले ही साल 1923 को 2 लोग साथ में आते हैं और ये 2 लोग कौन थे? ये थे सी.आर. दास और
मोतीलाल नेहरू। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू दोनों ने मिलकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। ध्यान रखिएगा, स्वराज पार्टी के मेन लीडर्स में सुभाष चंद्र बोस भी थे। आगे चलकर स्वराज पार्टी मिल गई थी किससे? कांग्रेस से गठबंधन हो गया था और कांग्रेस का रूप विकराल हो गया था। देयर आर हाउ मैनी शेड्यूल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? बहुत देर से यार मैं पढ़ा रहा हूं, इसका आंसर आप करोगे। बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, जल्दी बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए। आसिफ इकबाल, ल्यूसेंट सीरीज एसएससी जेई के लिए इंपॉर्टेंट है क्या? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एसएससी का कोई भी एग्जाम हो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जल्दी से। देसी स्टाइल ब्लॉग्स, सर याद कैसे रखते हो? रोहित शर्मा, निशा कुमार, साहिल अरोरा, आंसर सभी के सही हैं। वेरी नाइस। जो लोग भी 12 बोल रहे हैं सभी के आंसर सही हैं। जो लोग भी 12 बोल रहे हैं सभी के आंसर सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी किसी ने पूछा था याद कैसे रखते हो, याद कैसे रखते हो, यही पूछा था ना। जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। सुबह हनुमान चालीसा जब पढ़ते हो तो हर दिन के लिए हनुमान चालीसा याद हो जाती है। जब नमाज पढ़ते हो तो हर बार के लिए नमाज याद हो जाती है। आप नमाज नहीं भूलते, आप हनुमान चालीसा नहीं भूलते, आप आरती नहीं भूलते भगवान की। क्यों नहीं भूलते? क्योंकि आप डेली उसको रिवाइज करते हो, डेली उसका रिवीजन करते हो। बात आ रही है समझ? कुछ लोग प्रेम से करते हैं, कुछ लोग डर के करते हैं। करते तो है वो ना, अल्टीमेटली रिवीजन करते हो। बात आ रही है समझ? गर्लफ्रेंड का नंबर क्यों याद हो जाता है? जस्ट बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। क्योंकि पता है, इंटरेस्ट है तो नंबर याद करना है, नंबर याद हो जाता है। बात आ रही है समझ? ओके। मेरे कॉन्टेक्ट्स में मुझे अपने पिताजी और अपने भाई के अलावा, या फैमिली मेंबर बोल दो, उसमें भी 1-2 के अलावा बाकी किसी का कॉन्टेक्ट नंबर याद नहीं है। बात आ रही है समझ? तो कहने का मतलब क्या है? जाहिर सी बात है, जो रिवीजन होती है, जो पुनरावृत्ति होती है, वो आपको याद रखने को मदद करती है। रिवीजन करने पे बिलीव करिए, सारी चीजें याद होंगी। क्लियर? समझ आ रही है बात? ओके। और सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट नहीं है तो उस काम को छोड़ दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक इंटरेस्ट नहीं होगा कुछ नहीं होगा। विश्वास मानिए, जीवन में, जीवन में वही काम करिए जिसमें इंटरेस्ट है। मुझे पढ़ाने में इंटरेस्ट है, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। मुझे पता है मैं जान झोंक दूंगा, मुझे पता है जो कंटेंट दूंगा ऐसा कंटेंट दूंगा ताबड़तोड़। मुझे पता है उसके बाद जरूरत नहीं है आपको किसी किताब की, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो। और आप भी देखते हो जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे हाथ में किताब भी नहीं होती। तो अगर किताब ही पढ़ानी है तो फिर मेरे यहां पर खड़े होने का मतलब क्या है? ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट इंटरेस्ट। काम वो करो जिसमें इंटरेस्ट हो। अगर नौकरी चाहिए, इंटरेस्ट रेज करना पड़ेगा पढ़ाई में, करो इंटरेस्ट रेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज बोस्टन ऑफ इंडिया? बोस्टन ऑफ इंडिया, बोस्टन का मतलब समझ रहे हो क्या है? बोस्टन का मतलब है मैनचेस्टर। क्या बोलते हैं? मैनचेस्टर। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भारत के कौन से शहर को बोला जाता है? यहां पर इंडियन लिख गया है, इसके लिए माफी चाहता हूं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया भारत के कौन से शहर को बोलते हैं? ये बोलते हैं अहमदाबाद को। किसको बोलते हैं? अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। मैनचेस्टर उस जगह को बोला जाता है, उस जगह को बोला जाता है जहां पर इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी इज नोन एज सिटी ऑफ रोजेस? मतलब हिंदी में अगर बोले तो गुलाबों का शहर किसको बोलते हैं? गुलाबों का शहर, गुलाबों का शहर बोलते हैं चंडीगढ़ को। क्योंकि चंडीगढ़ में रोज गार्डन है, चंडीगढ़ में रोज गार्डन है। और चंडीगढ़ में केवल रोज गार्डन ही नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे गार्डन हैं जहां पर फूलों में आपको सबसे ज्यादा गुलाब ही मिलेंगे। जैसे कि रॉक गार्डन भी वहां पर है, टेरेस गार्डन भी वहां पर है। टेरेस गार्डन, रॉक गार्डन और रोज गार्डन, ये सब आपके चंडीगढ़ में। इसी वजह से कई बार आपसे ये भी क्वेश्चन पूछता है, सिटी ऑफ गार्डन किसको बोलते हैं? बात आ रही है समझ? गार्डन्स का शहर, बागों का शहर किसको बोलते हैं? चंडीगढ़ को ही बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, और चंडीगढ़ के गवर्नर कौन है इस टाइम पे? चंडीगढ़ के गवर्नर हैं वीपी बदनोर, वीपी बदनोर, जो कि पंजाब के गवर्नर हैं। विच इज द फर्स्ट ऑस्कर अवार्ड विनिंग इंडियन मूवी?
बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है पहली भारतीय मूवी जिसको ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। पहली भारतीय मूवी गांधी थी। कौन सी? गांधी। गांधी वो पहली भारतीय मूवी है जिसको ऑस्कर से सम्मानित किया जा चुका है। गांधी को कब ऑस्कर मिला? 1982 में। कब? 1982। अगला क्वेश्चन, हु गेव ब्लैक होल कंसेप्ट? ब्लैक होल मतलब समझते हो ना, ब्लैक होल का कंसेप्ट किसने दिया? ब्लैक होल का कंसेप्ट एस चंद्रशेखर, भारतीय साइंटिस्ट एस चंद्रशेखर के द्वारा ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया गया था। एक चीज और, अभी कुछ टाइम पहले नासा ने ब्लैक होल की खोज करी है, नए ब्लैक होल की खोज। ये नया ब्लैक होल कौन सी गैलेक्सी में मिला है? तो ध्यान रखिएगा, इस गैलेक्सी का नाम है मैसियर 87। मैसियर 87 ये वो गैलेक्सी है जिसमें ब्लैक होल खोजा है नासा ने। ठीक है, मैसियर 87 ये जो गैलेक्सी है ये हमारी अर्थ से कितनी दूर है? अर्थ से मैसियर 87 50 मिलियन लाइट ईयर दूर है। कितनी? 50 मिलियन लाइट ईयर ये दूरी है अर्थ से मैसियर 87 की। और एक चीज आपको बताऊं, भारतीय होने पर प्राउड फील करोगे। नासा ने जब ब्लैक होल की खोज करी तो ब्लैक होल के कंसेप्ट को जब तक वो समझ पाए, तो पता है वो किसकी थ्योरी से समझ पाए? एस चंद्रशेखर की लिखी हुई थ्योरी ही उन्होंने वहां पर अप्लाई करी, तब जाकर वो समझ पाए कि ये ब्लैक होल है। ब्लैक होल का कंसेप्ट नासा को एस चंद्रशेखर थ्योरी से ही समझ आया और ये नासा ने ऑफिशियली कोट किया हुआ है। तो प्राउड टू बी एन इंडियन। ध्यान रखना, भारतीय हर जगह हैं। सुंदर पिचई, सत्य नडेला हर जगह बड़ी बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं। डंका बजता है हमारे ब्रेन्स का पूरी दुनिया में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ नॉर्वे? आपसे कह रहा है नॉर्वे की करेंसी क्या है? इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना हमेशा। फिर से बोल रहा हूं, इस तरीके के क्वेश्चन को तैयार रहना। नॉर्वे की करेंसी क्या है? नॉर्वे की करेंसी है क्रोन। यहां पर क्या चलता है? क्रोन। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। अगला क्वेश्चन, विच इज द ट्विन प्लैनेट ऑफ अर्थ? आपसे कह रहा है अर्थ का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? अर्थ का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बता सकते हो आंसर। अर्थ का जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं? विच वन इज द राइट आंसर? विच वन इज द राइट आंसर बता सकते हो? ये देखिए फ्रैंक वाले हैं, फ्रैंक वाले भाई साहब हैं। ये कौन है? द अपकमिंग। द अपकमिंग का आंसर सबसे पहले और सटीक। पीयूष तिवारी आंसर बिल्कुल सटीक। रोहित कुमार, उन्नति शर्मा, इन सभी के आंसर सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। इस बार किसका आंसर सबसे सही है, सबसे पहले आया? दा करके कुछ था, रियल नेम नहीं था, इस वजह से मैं भूल गया। अर्थ का ट्विन प्लैनेट क्या है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह बोलते हैं वीनस को, शुक्र को, क्योंकि शुक्र और पृथ्वी दोनों का जो साइज है वो ऑलमोस्ट बराबर है। अगला क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू प्लूटो? प्लूटो का मतलब समझते हो? यम। प्लूटो जो कि आज की डेट में प्लैनेट नहीं माना जाता है, इसको डॉफ प्लैनेट बोलते हैं। डॉफ प्लैनेट का मतलब समझते हो? हिंदी में बौना ग्रह जिसको बोलते हैं, बौने ग्रह की कैटेगरी में इसको रखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है प्लूटो सबसे पास किसके है? तो भाई साहब ये देखते हो ना, जुपिटर, सैटर्न, यार जुपिटर तो बड़ा करो ना सैटर्न से, और यूरेनस, नेपच्यून, और आपका प्लूटो पता है कहाँ है? प्लूटो यहाँ रहता है, यहाँ ये मूव करता रहता है, ऊपर नीचे मूव करता रहता है। तो ये आपका सबसे लास्ट प्लैनेट जो है नेपच्यून, नेपच्यून के सबसे पास पड़ता है। तो नेपच्यून इज द राइट आंसर। और नेपच्यून का हिंदी में नाम वही है जो मेरा नाम है, तो वरुण। वरुण क्या बोलते हैं इसको? वरुण, नेपच्यून। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर बीसीसीआई वॉज एस्टैब्लिश्ड? बीसीसीआई जानते हो ना, भारत में क्रिकेट का बोर्ड। बीसीसीआई की स्थापना कब करी गई थी? बीसीसीआई की स्थापना 1928 में करी गई थी। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर क्या है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। बीसीसीआई के सेक्रेटरी कौन है? ये हैं जे शाह। जे शाह पता है ना कौन है? अमित शाह के बेटे। एक चीज और, बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कौन है इस टाइम पे? ये हैं सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन, अगर इसी जगह मैं कहूं आईसीसी का हेडक्वार्टर क्या है? आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज नोन एज द स्लीपिंग स्टेट ऑफ इंडिया? आपसे कह रहा है भारत का वो कौन सा प्रदेश है जिसको सोया हुआ प्रदेश बोला जाता है? सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मध्य प्रदेश को? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, सबसे ज्यादा जंगल मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनता है,
भारत का ये कौन सा स्टेट है जहां पर सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं? तो भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क भी मध्य प्रदेश में है। कितने नेशनल पार्क हैं? मध्य प्रदेश में 9 नेशनल पार्क है, जो कि पूरे भारत में किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लैनेट इज नोन एज इवनिंग स्टार? तो इवनिंग स्टार पूछा जाए या मॉर्निंग स्टार बोला जाए, वीनस को ही बोलते हैं। वीनस को इवनिंग या मॉर्निंग स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि दूर से इसकी ब्राइटनेस सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलती है। जितने भी प्लैनेट्स हैं सबसे ज्यादा ब्राइटनेस हमें वीनस में ही देखने को मिलती है। ध्यान रखिएगा, वीनस की अपनी ब्राइटनेस नहीं है, क्योंकि प्लैनेट में अपनी ब्राइटनेस नहीं होती है। ठीक है, अपनी ब्राइटनेस किस में होती है? स्टार में होती है। तो स्टार की अपनी ब्राइटनेस होती है, प्लैनेट्स की नहीं होती है। इसमें जो ब्राइटनेस आ रही है वो सारी सन से ही आती है ब्राइटनेस। अगला क्वेश्चन है, ओनली स्टेट और यूटी विच टचेस अफगानिस्तान से बॉर्डर। आपसे कह रहा है इनमें से अकेला राज्य या यूटी कौन सा है जो कि अफगानिस्तान की बॉर्डर को टच करता है? तो भाई साहब ये जम्मू कश्मीर है, ऊपर से अफगानिस्तान को टच करता है, बाकी कोई नहीं टच करता। पाकिस्तान से टच करता है पंजाब, हिमाचल प्रदेश उधर की तरफ टच करता है चाइना की तरफ, और राजस्थान ये भी आपका पाकिस्तान की तरफ मतलब वेस्ट की तरफ टच करता है। जम्मू एंड कश्मीर ऊपर। ब्रिज ऑफ आदम इज बिटवीन। आपसे कह रहा है आदम का जो ब्रिज है ये कौन से दो देशों के बीच में है? भारत पाकिस्तान, भारत श्रीलंका, भारत और सिंगापुर, या फिर भारत और म्यांमार। आप लोगों ने राम सेतु का नाम सुना है? राम सेतु, राम सेतु जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है, जिसका उल्लेख रामायण में भी किया गया है, जो कि लॉर्ड रामा ने बनाया हुआ था लंका जाने के लिए। ठीक है, तो राम सेतु को ही ब्रिज ऑफ आदम के नाम से जाना जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच में है ब्रिज ऑफ आदम। अगला क्वेश्चन, विच इज द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेटेड मूवी इन इंडिया? भारत में पहली ऐसी कौन सी मूवी है जो कि इंग्लिश में अनुवादित करी गई, जिसका अनुवाद इंग्लिश में भी किया गया था? भारत की पहली ऐसी मूवी है नूरजहां। अगर आपसे पूछता भारत की पहली मूवी कौन सी है, तो भारत की पहली मूवी है राजा हरिश्चंद्र। अगर आपसे पूछता पहली बोलती हुई मूवी कौन सी है, मतलब जिसमें वॉइस भी थी, ऑडियो भी था, तब आपका आंसर होता आला मारा, वॉइस वाली मूवी पहली। अगर आपसे पूछता है पहली इंग्लिश ट्रांसलेटेड कौन सी है, तो ये होगी नूरजहां। ठीक है, नूरजहां कब आई थी? नूरजहां कब आई थी? नूरजहां 1967 में आई थी, 1967 में। अगला क्वेश्चन, हु इज द इन्वेंटर ऑफ www? www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हो तो www करके सिंटैक्स ऊपर दिखता है ना, तो ये उसी www की बात हो रही है। वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंटर कौन है? इसकी इन्वेंशन टिम बर्नर्स ली के द्वारा करी गई है। रे टॉमलिंसन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ईमेल इन्वेंट करी हुई है। ईमेल भेजते हो ना, ईमेल। डेनिस रिची सी लैंग्वेज के प्रोग्रामर है। और सैमुअल मोर्स ने क्या बनाया है? इन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनाया है। क्या बनाया है? इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। सैमुअल मोर्स इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ, डेनिस रिची सी लैंग्वेज, रे टॉमलिंसन ईमेल और टिम बर्नर्स ली www। हु इज नोन एज किंग ऑफ जस्टिस? किंग ऑफ जस्टिस का मतलब समझ रहे हो? हिंदी में बोले तो न्याय का राजा। न्याय का राजा इनमें से किसको बोला जाता है? न्याय का राजा जहांगीर को बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसने 30 यार्ड की एक बेल लगाई थी अपने दरबार के बाहर। बेल का मतलब एक बड़ा सा घंटा लगा हुआ था जिसमें 30 यार्ड की चेन लगी हुई थी। उसका कंसेप्ट ये था कि किसी को भी राजा से मिलना है, मतलब जहांगीर से मिलना है, तो वो उस बेल को बजा देगा। और सख्त इंस्ट्रक्शंस थे इसके दरबार में कि जो कोई भी उस बेल को बजाएगा उसे सीधा मुझसे मिलाया जाए, कोई भी मीडिएटर उससे नहीं मिलेगा। तो लोग काफी इस चीज को पसंद करते थे। इसके राज्य में राजा से मिलना बहुत आसान काम था, लोग आसानी से राजा से मिल सकते थे। जब राजा से मिलते थे तो करप्शन भी कम था, इस वजह से इसको न्याय का राजा के नाम से जाना जाता है। हु हैज बीन टाइटल्ड विद एतमाद? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एतमाद की उपाधि किसको दी गई है? एतमाद की उपाधि दी गई थी किसको? इनका नाम है मिर्जा ग्यास बेग। मिर्जा ग्यास बेग कौन थे? ये जहांगीर के ससुर थे, फादर इन लॉ। ठीक है, जहांगीर की वाइफ थी ना नूरजहां, नूरजहां के वालिद थे, मतलब उनके पिता थे, फादर थे।
तो इन्होंने अपने फादर इन लॉ को एतमाद की उपाधि दी थी। ठीक है, एतमाद का मतलब होता है रिस्पेक्टेड। इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को कौन नहीं जानता भाई। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब करी गई? माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, इसकी स्थापना 1975 में करी गई थी। अमेजॉन कंपनी की स्थापना कब करी गई? 1994 में अमेजॉन की स्थापना करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? पृथ्वीराज चौहान, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा या चंद्रवरदाई? पृथ्वीराज रासो लिखी गई है चंद्रवरदाई के द्वारा। पृथ्वीराज रासो किसके ऊपर लिखी गई किताब है? तो ध्यान रखिएगा, पृथ्वीराज चौहान के ऊपर लिखी गई किताब है और यह पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी है। और ये जो कवि चंद्रवरदाई हैं, चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के बचपन के मित्र भी थे और पोएट भी थे इनके दरबार में। तो इन्होंने अपने मित्र के ऊपर किताब लिखी हुई है, उनके जीवन के ऊपर, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन डिवाइड्स। बच्चा बच्चा भी इस क्वेश्चन को कर देगा। डूरंड लाइन कौन से देश को डिवाइड करती है? डूरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करती है। डूरंड लाइन पता है कहां पड़ती है? ये देखिए, ऊपर वाला हिस्सा देखिए भारत का, ये ऊपर, ठीक है, ऐसे ये ऊपर वाला हिस्सा है भारत का। ठीक है, अब यहां पर ऐसे एक पहाड़ियां जाती हैं, ये इनको बोलते हैं हिंदू कुश की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं? हिंदू कुश की पहाड़ियां। ये जो हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, यही डूरंड लाइन कहलाती है। यहां पर पाकिस्तान और ऊपर अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, दोनों क्या करते हैं? बॉर्डर शेयर करते हैं। इसी को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये हिंदू कुश पहाड़ियों में, कई बार आपसे पूछ देता है डूरंड लाइन कौन सी माउंटेन रेंजेस के ऊपर है? ये हिंदू कुश माउंटेन रेंजेस के ऊपर है। नटराज टेम्पल इज सिचुएटेड इन। नटराज टेम्पल आपका कहां पर है? नटराज टेम्पल चिदम्बरम में है, महाबलीपुरम में है, त्रिवेंद्रम में है या फिर देवगिरी में है? नटराज टेम्पल चिदम्बरम में है। चिदम्बरम कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। नटराज टेम्पल लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है, भगवान शिव का टेम्पल है। नटराज की जो मूर्ति होती है वो लॉर्ड शिवा की मूर्ति है, ये तो पता है। कैसी मूर्ति है? ध्यान रखिएगा, डांसिंग स्टैचू है वो नटराज। ठीक है, लॉर्ड ऑफ डांस भी बोला जाता है भोलेनाथ को, महाकाल को, शिव को। व्हाट इज द सोर्स ऑफ गंडक रिवर? आपसे कह रहा है गंडक नदी का सोर्स क्या है? गंडक नदी कहां से निकलती है? गंडक नदी नेपाल से निकलती है, ध्यान रखिएगा। 50 क्वेश्चन हो गए, 50 मार चुके हैं हम लोग। एक बार देखना चाहता हूं सारी चीजें क्लियर हैं आप सभी को। सारी चीजें लगातार क्लियर चल रही हैं भाई साहब, जल्दी बताइए। गुजारिश है सीपीओ के लिए भी मोहब्बत बख्शें। भाई साहब आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैंने आपको बोला ना, आप सभी मेरी जिम्मेदारी हो, सभी मेरी जिम्मेदारी हो। मैंने कहा ना, आप खुद सोच लीजिए मुझे क्या पड़ी हुई है। अगर मैं यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं तो मैं कैसे भी पढ़ा सकता हूं। सोच के देखना, थोड़ा सा दिमाग में सोच के देखना। आज अगर इतने लोग आप लोग लाइव हो तो आज सोच के देखना कि अगर मैं पढ़ा रहा हूं जीएस तो मैं इतनी मेहनत से क्यों पढ़ाऊं, मैं इतनी मेहनत से क्यों पढ़ाऊं। अगर मुझे टाइम पास ही करना है तो मैं 25 क्वेश्चन कराऊं चला जाऊं, 30 क्वेश्चन कराऊं चला जाऊं, 20 क्वेश्चन कराऊं चला जाऊं। ठीक है, बात आ रही है समझ? क्लियर? तो इस तरीके के मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाता रहूं, मेरा क्या है। लेकिन अगर मैं फ्री प्लेटफॉर्म में भी इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूं, पूरी क्लास में मैं पसीना पोंछता रहता हूं, आप लोग देखते हो ऐसे पसीना पोंछता रहता हूं। अगर मैं पसीना बहा के पढ़ा रहा हूं तो विश्वास मानिए आपको अपनी जिम्मेदारी मान के पढ़ा रहा हूं। कोई गलत एडवाइस आपको नहीं दूंगा। ध्यान रखिए, आज की डेट में बस इतना ध्यान रखिए, ऐसी जगहों से बचिए जहां पर आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत होने दीजिए। आज की डेट में आप लोगों का टाइम सिर्फ ऐसी जगहों पर वेस्ट होता है कि जहां पर आपको बोल दिया जाता है कि आप एसएससी के स्टूडेंट हो, सामने वाले को भी पता है कि आप एसएससी के स्टूडेंट हो, रेलवे के स्टूडेंट हो, और आपको सामने वाला बोल देता है कि हम आपको ऐसा कंटेंट देंगे जीएस में जो कि यूपीएससी तक के लिए फायदेमंद होगा। यार खुद सोचो, बेवकूफ हो क्या? बिल्कुल खुद सोचो। जो बंदा एसएससी में पढ़ा रहा है वो यूपीएससी तक का कंटेंट कैसे दे सकता है?
अगर एसएससी में पढ़ाने वाला यूपीएससी तक का कंटेंट आपको पढ़ा देगा, तो जो लोग यूपीएससी पढ़ा रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? खुद सोचो, खुद सोचो, दिमाग है थोड़ा, सोच के देखो। ऐसी जगहों में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, कुछ भी आपको पढ़ा दिया जाएगा जिसका कोई विजन नहीं है, आप पढ़ते चले जाते हो। इसी वजह से 2 साल 3 साल 4 साल हो जाते हैं, नौकरी आपकी लगती नहीं है। एक टाइम के बाद घर वाले भी आपको घूरने लगते हैं, 30 साल के हो जाते हो और उसके बाद और टेंशन सताने लगती है। अब 1 अटेम्प्ट बचा हुआ है, 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है, लेकिन आपके साथ के या फिर आपके साथ ही यहाँ पर पढ़ने वाले वो लोग जिनका विजन क्लियर होता है कि मुझे एसएससी ही निकालना है, मुझे सिर्फ एसएससी का क्वेश्चन पकड़ना है, मुझे इधर उधर के क्वेश्चन नहीं पकड़ने हैं। बात आ रही है समझ? तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एक चीज़ और, करंट अफेयर का वेटेज, इस बार करंट अफेयर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी पूछी जाएगी, सीपीओ में भी 30% क्वेश्चन करंट अफेयर के आएंगे। जो बोल रहा हूं देख लेना, ये लिख के ले लो, आप लिख के ले लो, 30% क्वेश्चन आएंगे। मैं भी यही हूं और आप भी यही हो, और आप आके मुझसे बोलोगे सर बिल्कुल सही कहा था। 30% क्वेश्चन करंट अफेयर के सीपीओ, सीएचएसएल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आरआरबी सब में देखने को मिलेंगे। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, डेली सुबह 5 बजे जो मैं करंट अफेयर देता हूं इसी चैनल पे, उस करंट अफेयर के वीडियो को जरूर देखो। और हाँ, एक अनाउंसमेंट है, कल सुबह से डेली के करंट अफेयर के पीडीएफ भी आपको मिलने लगेंगे। और हाँ, एक ग्रेट न्यूज ये है कि पहली बार मैं आंसर के साथ अब पीडीएफ देने वाला हूं। तो कल सुबह 5 बजे जो आपके करंट अफेयर आएंगे, कल से डेली के जो करंट अफेयर होंगे उसके पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेंगे वहीं के वहीं लिंक पर से, और सबके आंसर्स भी वहां पर होंगे। ठीक है, तो करंट अफेयर भी आप लोग करते रहो। दावे के साथ बोल रहा हूं, मेरे करंट अफेयर अगर आपने किए, कोई क्वेश्चन आपका बच के नहीं जाएगा। मेरी सक्सेस स्टोरीज आप लोग कहीं पर भी देख सकते हो, हर जगह पर है, सारे स्टूडेंट जानते हैं। पता नहीं कितने प्लेसमेंट हो चुके हैं, आई थिंक 500,000 स्टूडेंट से तो ज़्यादा पिछले कई सालों में सिलेक्ट हो चुके हैं कहीं ना कहीं। अभी जो लास्ट सिलेक्शन हुआ था वो संतोष गुप्ता का हुआ था, वेस्ट बंगाल में पावर कॉरपोरेशन में हुआ था। तो ऐसे नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बहुत जगह पर प्लेस्ड हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ माई हार्ड वर्क एंड योर डेडिकेशन। तो अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आपका डेडिकेशन चाहिए, अगर मेरे अंदर पागलपन है तो आपकी मेहनत चाहिए मुझे। समझ गए? आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वीन लक्ष्मीबाई फॉट हर लास्ट बैटल विद हुम। आपसे कह रहा है रानी लक्ष्मीबाई ने अपना आखिरी बैटल किसके साथ लड़ा था? रानी लक्ष्मीबाई ने आखिरी बैटल लड़ा था जनरल हीरोज के साथ। एक मूवी आई थी मणिकर्णिका कुछ टाइम पहले बॉलीवुड में, मणिकर्णिका मूवी में भी दिखाया था, आप लोगों ने देखी होगी, तो वहां पर भी दिखाया हुआ है। जनरल हीरोज था ये, जिससे आखिरी बैटल लड़ा था रानी लक्ष्मीबाई ने। कौन सी क्रांति ये चल रही थी? ये 1857 की क्रांति चल रही थी। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का चेयरपर्सन कौन होता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यसभा का चेयरपर्सन होता है वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन एक बार आपसे कई बार यह भी पूछ देता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसको सैलरी किसकी मिलती है? ध्यान रखना, वाइस प्रेसिडेंट की सैलरी का प्रावधान कहीं नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट को जो सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के चेयरपर्सन के तौर पर सैलरी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ लेमन। आपसे कह रहा है नींबू की पीएच वैल्यू क्या होती है? तो ध्यान रखना हमेशा नियर अराउंड 2 होती है। तो ऑलमोस्ट आपसे लगभग में दिया हुआ है, तो 2.4 को हम करेक्ट मान लेंगे। हु हैड एक्सेप्टेड द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद? आपसे कह रहा है केसर ए हिंद का टाइटल किसको दिया गया था? केसर ए हिंद का टाइटल, केसर ए हिंद का टाइटल महात्मा गांधी को मिला था। एक चीज और, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद का टाइटल किसके द्वारा दिया गया था? रानी विक्टोरिया के अप्रूवल के साथ लॉर्ड हार्डिंग ने टाइटल दिया था। किसने? लॉर्ड हार्डिंग। अप्रूवल किसका था? रानी विक्टोरिया का। और लॉर्ड हार्डिंग ने महात्मा गांधी को केसर ए हिंद के टाइटल से नवाजा था। यह टाइटल इस वजह से महात्मा गांधी को मिला था, साउथ अफ्रीका में रहकर जो भी इन्होंने वहां पर मूवमेंट्स चलाए थे, इस वजह से इनको इस टाइटल से सम्मानित किया गया था। हु गेव द टाइटल ऑफ नाइटहुड टू रवींद्रनाथ टैगोर? अब आपसे कह रहा है रवींद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का टाइटल किसके द्वारा दिया गया? नाइटहुड का टाइटल रवींद्रनाथ टैगोर को किंग जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? किंग जॉर्ज फिफ्थ। जी हां, ये किंग जॉर्ज फिफ्थ वही हैं जो कि 1911 में भारत आए थे। 1911 में दिल्ली में एक आयोजन किया गया था इवेंट का, जिसको दिल्ली दरबार के नाम से जाना जाता है। तो दिल्ली दरबार में चीफ गेस्ट थे कौन? किंग जॉर्ज। ठीक है, और उस टाइम पर रवींद्रनाथ टैगोर ने जन गण मन गाया था पहली बार।
इसी के बाद 1915 में 4 साल बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है लिटरेचर के ऊपर, इस वजह से इनको नाइटहुड के टाइटल से सम्मानित किया गया था। नाइटहुड का मतलब क्या होता है? सर। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछता है नाइटहुड की उपाधि किसको दी गई, या फिर कभी कभी पूछ देता है सर की उपाधि किसने दी रविन्द्रनाथ टैगोर को। आंसर आपका जॉर्ज फिफ्थ ही रहेगा, ठीक है। सर रविन्द्रनाथ टैगोर भी बोलते हैं और नाइटहुड भी बोलते हैं। हु इज द 46th CGI ऑफ इंडिया? भारत के 46वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? देखो अभी कौन से CGI हैं भारत के? अभी हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं शरद अरविंद बोबडे, लेकिन ये कौन से हैं? ये 47वें CGI हैं। आपसे 46वें पूछ रहा है तो इनसे जस्ट पहले तो जस्टिस रंजन गोगोई थे। जस्टिस रंजन गोगोई, इनका नाम हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। अयोध्या वर्डिक्ट जो आया था, अयोध्या वर्डिक्ट की जो बेंच थी उसमें जो 5 जस्टिस थे उसमें से ये मेन थे, भारत के CGI भी थे 46वें। मुस्लिम लीग वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच सिटी? आपसे कह रहा है मुस्लिम लीग की स्थापना कौन से शहर में करी गई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई, पहले तो ये जानो। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में करी गई थी। अब सवाल ये है कहां पर करी गई, तो ध्यान रखना मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में करी गई थी। कहां पर? ढाका में। एक चीज और, स्थापना तो ढाका में करी गई थी, लेकिन मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर क्या है? मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ था, ठीक है। ओके, कोई समस्या तो नहीं है? समस्या तो नहीं है भाई साहब किसी को? थकान हो गई यार, चलो आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स वर टेकन फ्रॉम, आपसे कह रहा है फंडामेंटल राइट्स का मतलब समझ रहे हो? मौलिक अधिकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान में है, ये हमने कौन से देश से लिए हुए हैं? मौलिक अधिकार हमने लिए हुए हैं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। किससे? अमेरिका के संविधान से। सो 4th वन इज द राइट आंसर। मौलिक अधिकार हमारे कौन से आर्टिकल में लिखे हुए हैं? ये आर्टिकल 12 से शुरू होते हैं और आर्टिकल 35 तक लिखे हुए हैं। डीजल ड्राइवर इंस्टीट्यूशन इज सिचुएटेड इन, देखो डीजल ड्राइवर इंस्टीट्यूशन कहां पर है? डीजल ड्राइवर इंस्टीट्यूशन आपका जमालपुर में है। कहां पर? जमालपुर में। डीजल ड्राइवर इंस्टीट्यूशन एक और है, कहां पर? वाराणसी में। वाराणसी। लेकिन एक बात बताऊं, इनको बंद कर दिया गया है क्योंकि अब भारत सरकार, मैंने आपको बजट पढ़ाया ना 2020 का, भारत सरकार 2020 के बजट के आधार पर क्या करना चाहती है? भारत के जितने भी रेलवे ट्रैक्स हैं, पूरे 100% रेलवे ट्रैक्स को इलेक्ट्रीफाइड करना चाहती है, मतलब विद्युत से चलाना चाहती है। इस वजह से रेलवे ड्राइवर इंस्टीट्यूशंस को बंद कर दिया गया है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया देयर इज मैक्सिमम नंबर ऑफ एंग्लो इंडियन लिव? आपसे कह रहा है भारत का यह कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा आंग्ल भारतीय रहते हैं? आंग्ल भारतीय का मतलब समझते हो? आधे फॉरेनर आधे इंडियन। मतलब जब भारत से फॉरेनर जाते रहे तो भारत में कुछ फॉरेनर रुकते भी रहे, तो वो रुक इसलिए जाते थे क्योंकि यहां पर वो शादी कर लेते थे भारतीयों से। तो इस केस में वो क्या है? वो आधे फॉरेनर है आधे भारतीय, उनको आंग्ल भारतीय के नाम से हम लोग जानते हैं। तो आपसे कह रहा है आंग्ल भारतीय सबसे ज्यादा कहां पर रहते हैं? ध्यान रखना, ये राज्य है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा आंग्ल भारतीय रहते हैं। यहां पर आप लोग गलती क्या करते हो? गोवा लगा देते हो। ध्यान रखना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन, नंबर कटेगा वो अलग। वेस्ट बंगाल इज द राइट आंसर। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्स? आपसे कह रहा है अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आपका आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन आपसे और पूछता है, अंडों की टोकरी किसको बोला जाता है? बास्केट ऑफ एग्स, अंडों की टोकरी किसको बोलते हैं? आंध्र प्रदेश को ही अंडों की टोकरी के नाम से जाना जाता है, इसी वजह से क्योंकि अंडों का उत्पादन सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश में ही होता है। हु इज द इन्वेंटर ऑफ डीजल इंजन? डीजल इंजन के इन्वेंटर कौन थे? मैकाले थे, एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, जेम्स वॉट थे। विच वन इज द राइट आंसर? बता सकते हो? इसका आंसर कोई बताएगा? आपसे पूछ रहा है डीजल इंजन, डीजल इंजन को इन्वेंट किसने किया है? विच वन इज द राइट आंसर? बताइए जल्दी से।
ये क्लास कितने दिन चलेगी, विजय का पूछना है। विजय, ये क्लास चलेगी आपकी 5 अक्टूबर तक। 15 क्लास टोटल होनी है, 6वीं क्लास चल रही है। ज़्यादातर लोगों के आंसर आ रहे हैं जेम्स वॉट, लेकिन कुछ लोग हैं जैसे विवेक कुमार, बहुत बढ़िया। ये कौन है, निखिल ठाकुर। कुछ लोग हैं जो कि बोल रहे हैं नन ऑफ अबव। भाई साहब, आप सभी को बता दूं, ज़्यादातर लोग जेम्स वॉट बोल रहे हैं। जेम्स वॉट ने अगर डीजल इंजन बनाया तो भैया भाप का इंजन किसने बनाया, जरा बता दो मुझे। भाप का इंजन फिर किसने बनाया, स्टीम इंजन। स्टीम इंजन बनाया ना जेम्स वॉट ने। नन ऑफ अबव इज द राइट आंसर। डीजल इंजन बनाने वाले का नाम है रुडोल्फ हिटलर, सॉरी माफ करिएगा, रुडोल्फ डीजल रुडोल्फ डीजल, ठीक है। इन्हीं के नाम की वजह से डीजल पड़ा, ठीक है। तो रुडोल्फ डीजल, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। रुडोल्फ हिटलर बोल दिया। हु इज द राइटर ऑफ हमदर्द, आपसे कह रहा है हमदर्द के राइटर कौन है। हमदर्द लिखी गई है मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। किसके द्वारा, मोहम्मद अली जौहर के द्वारा। आपको पता है मोहम्मद अली जौहर कौन थे। मोहम्मद अली जौहर कौन थे, पता है आपको। भारत के एक्टिविस्ट थे, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा। मैं जब आपको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ाता हूं तो वहां पर आपको समझाता हूं कि खिलाफत मूवमेंट भी चलाया गया था। इंडिपेंडेंस मूवमेंट में खिलाफत मूवमेंट भी चलाया गया था, क्योंकि टर्की में खलीफा का पद खत्म किया जा रहा था। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट चलाया गया था भारत में, उसको मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली ने चलाया था। तो जो शौकत अली थे वो इन्हीं के बच्चे थे। समझ आ रही है बात। शौकत अली जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट चलाया वो इन्हीं के बच्चे थे, मोहम्मद अली जौहर के। तो थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, दुधवा नेशनल पार्क, आपसे कह रहा है दुधवा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच एनिमल। दुधवा नेशनल पार्क जो है वो किस एनिमल के लिए फेमस है। दुधवा पार्क टाइगर के लिए फेमस है, चीते के लिए। दुधवा पार्क कहां पड़ता है, दुधवा पड़ता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको बोलते हैं लखीमपुर खीरी। क्या बोलते हैं, लखीमपुर खीरी। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पड़ता है दुधवा नेशनल पार्क। ये एक तरीके से आप बोल सकते हो भारत नेपाल बॉर्डर लग जाता है। इन विच ईयर ताजमहल कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। ये जो आगरा का ताजमहल है ये बन के कब तैयार हो गया था, क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ताजमहल की स्थापना करी गई थी 1631 में, इसकी नींव रखी गई थी। लेकिन ताजमहल को बनने में पूरे 22 साल का टाइम लग गया था। कितना, 22 साल का टाइम। 22 साल का मतलब ये 1653 में जाके तैयार हुआ था। सो 1653 इज द राइट आंसर। कहीं है 1653, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर, ठीक है, ताजमहल। अगला क्वेश्चन है, एड्स डे हम लोग किस दिन मनाते हैं। एड्स डे 1 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक चीज और, 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं। 4 दिसंबर को इंडियन नेवी डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं, इंडियन नेवी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट फतवा ए आलमगिरी। आपसे पूछ रहा है, एक फेमस किताब है फतवा ए आलमगिरी, ये किसके द्वारा लिखी गई है। अब्दुल रहीम खान खाना, फैजी, अबुल फजल या फिर नन ऑफ अबव। फतवा ए आलमगिरी इनमें से किसी के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये लिखी गई है औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा, औरंगजेब के द्वारा। और ये किताब क्या है, ये औरंगजेब की बायोग्राफी है। एक्चुअली औरंगजेब ने खुद लिखी हुई है, तो ये क्या हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि औरंगजेब की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, तो भी आपका आंसर क्या होगा, फतवा ए आलमगिरी। क्योंकि आलमगीर का टाइटल औरंगजेब ने एक्सेप्ट किया था ना, तो वही अपने आप को आलमगीर बोलता था ना, तो आलमगीर, इसीलिए फतवा ए आलमगिरी। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाइएस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी लेक कौन सी है। सबसे बड़ी नहीं पूछ रहा है आपसे, सबसे ऊंची पूछ रहा है, हाईएस्ट लेक। तो दुनिया की सबसे ऊंची झील कौन सी है, इसको बोलते हैं टिटिकाका। क्या बोलते हैं, टिटिकाका। टिटिकाका की जो हाइट है वो आप ध्यान रखना, ये 12,507 फीट है। एक चीज और, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि टिटिकाका लेक जो है ये कहां पड़ती है, ये है पेरू और ये है बोलीविया, ठीक है। पेरू और बोलीविया इनके बीच में रेंज है, माउंटेन रेंज है, इसी में पड़ती है आपके ऊपर टिटिकाका। समझ गए बात को।
तो पेरू और बोलीविया बॉर्डर में पड़ती है टिटिकाका। पेरू की कैपिटल क्या है? पेरू की कैपिटल है लीमा, बोलीविया की कैपिटल है सुक्रे। समझ गए बात को? हाइट कितनी है टिटिकाका की? 12,507 फीट ऊपर है ये समुद्र तल से। शार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? आपसे कह रहा है शार्क जो ग्रुप है साउथ एशियन नेशंस का, ये जो ग्रुप है इसकी स्थापना कब करी गई थी? शार्क की स्थापना 1985 में करी गई थी। शार्क के जो मेंबर कंट्रीज हैं यहां पर एक बार देख लीजिए, मालदीव्स, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका और भारत। ठीक है, श्रीलंका कैपिटल जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद, नेपाल की कैपिटल काठमांडू, मालदीव्स की कैपिटल माले, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल, बांग्लादेश की ढाका, भूटान की थिम्पू और भारत की नई दिल्ली। संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपसे कह रहा है संतोष ट्रॉफी जो है कौन से खेल में खेली जाती है? संतोष ट्रॉफी फुटबॉल में खेली जाती है। 4th वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो वॉज अ पोएट ऑफ विच एम्परर्स कोर्ट? अमीर खुसरो का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। आपसे कह रहा है अमीर खुसरो जो कि पोएट थे, कवि थे, ये किसके कोर्ट में कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में पोएट थे। वैसे एक बात बताऊं आपको, अमीर खुसरो ने किसी एक सुल्तान के कोर्ट में सर्व नहीं किया। अमीर खुसरो ने पूरे 10 सुल्तानों के कोर्ट में सर्व किया था, लेकिन इनको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन कहां पर मिला? अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में इनको सबसे ज्यादा रिकॉग्निशन मिला था। अमीर खुसरो को ही तोता ए हिंद के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? तोता ए हिंद। तो आपको ध्यान रखना है, तोता ए हिंद किसको बोलते हैं? अमीर खुसरो को ही बोलते हैं। ठीक है, तोता ए हिंद क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके अंदर वो कला थी, ये किसी भी बात को पोइट्री में कह देते थे, एक्सटेम्पर भी। अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ साकेत? साकेत के राइटर कौन है? साकेत के राइटर हैं मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। साकेत आपको बता दूं पोइट्री बेस्ड बुक है और रामचरितमानस का ट्रांसलेशन है। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है ये कौन सी किताब है जिसको मॉडर्न रामचरितमानस बोलते हैं? मॉडर्न रामचरितमानस। तो मॉडर्न रामचरितमानस साकेत को ही बोलते हैं, जो कि मैथिली शरण गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रेगनेंसी टर्म ऑफ काऊ? आपसे कह रहा है गाय का प्रेगनेंसी टर्म कितना होता है? गाय का प्रेगनेंसी टर्म कहीं कहीं 283 दिन भी लिखा रहता है, कहीं 284 भी लिखा रहता है। तो हमारे पास 284 एप्रोप्रिएट आंसर है। सो 3rd वन इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल डिवाइडेशन इज रिलेटेड टू? आपसे कह रहा है बंगाल डिवाइडेशन, बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो इनमें से किससे एसोसिएटेड है? तो ध्यान रखिएगा, यह है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन उस टाइम पर भारत का वायसराय था। कौन था? भारत का वायसराय। किस टाइम पर? जब बंगाल का विभाजन हो रहा था। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसमें क्या हुआ था? ये जो बंगाल था उसको 2 हिस्सों में बांट दिया गया। एक बना ईस्ट बंगाल और एक बना वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का नाम उस टाइम पर कलकत्ता रखा गया था। क्या? कलकत्ता। और ईस्ट बंगाल का नाम क्या रखा गया था? ढाका। ढाका, ढाका नहीं, ढाका नहीं था तब नाम, ढाका था। उसके बाद ये जो वेस्ट बंगाल है ये भारत का हिस्सा कुछ टाइम के बाद बन गया। पहले तो ये पूरा ही भारत था, ये भारत में रह गया, और जो ईस्ट बंगाल है ये पूरा क्या बन गया? ये बांग्लादेश बन गया। जब से बांग्लादेश बना तो ढाका के ही नाम पर बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो गई? ढाका हो गई। क्या हो गई? ढाका। समझ गए? तो ये जो बंगाल का विभाजन सबसे पहले हुआ था, ये कब हुआ था? 1905 में हुआ था। उसके बाद 1971 में तो आज़ादी के बाद तो ये वाला जो हिस्सा था ये पाकिस्तान बन चुका था ना, ईस्ट पाकिस्तान इसको बोलते थे। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर महात्मा गांधी एस्टैब्लिश्ड साबरमती आश्रम? हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी ने अपना आश्रम साबरमती में बनाया था गुजरात के, लेकिन कौन से ईयर में बनाया था? महात्मा गांधी आए थे 1915 में। 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे। उसके जस्ट अगले साल इन्होंने अपना आश्रम बना लिया था, मतलब 1916 में इन्होंने अपना आश्रम बना लिया था। ठीक है, ऐसे याद रखो, 1915 में आए थे, उसके अगले साल इन्होंने अपना आश्रम बना लिया, और उसके भी अगले साल इनका पहला मूवमेंट था चंपारण मूवमेंट 1917 में।
तो अगर आपसे पूछे पहला मूवमेंट कब था, 1917 चंपारण मूवमेंट। विच एम्परर ऑर्डर्ड फर्स्टली टू एस्टैब्लिश ब्रिटिश फैक्ट्री, आपसे कह रहा है अंग्रेजों की फैक्ट्री लगाने के लिए सबसे पहले किस राजा ने आदेश दिए थे? यह है जहांगीर। जहांगीर के कोर्ट में सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस आया था 1608 में, और यह फैक्ट्री लगाने की इजाजत मांगने ही आया था, और जहांगीर ने इजाजत दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोविजन ऑफ आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन, आपसे कह रहा है हमारे संविधान में जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद का प्रोविजन हमने कहां से लिया हुआ है? अनुच्छेद हमने लिए हुए हैं जापान के संविधान से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से। विच वन इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब समझते हो, इसको बोलते हैं संवैधानिक निकाय। क्या बोलते हैं? संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय पता है क्या होता है? संवैधानिक निकाय वो होता है ऐसे डिपार्टमेंट जिनका उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, जिनके बारे में हमारे संविधान में लिख दिया गया है। जैसे इलेक्शन कमीशन, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है। जैसे यूपीएससी जो आईएएस का पेपर कंडक्ट कराता है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन एसएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या? नहीं। आईबीपीएस है क्या? नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपसे कह रहा है कौन सा नहीं है? नेशनल कमीशन फॉर एससी है, ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ये भी है, इलेक्शन कमीशन ये भी है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, रेवेन्यू कमीशन नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा। नेशनल कमीशन फॉर एससी के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 338, सीएजी के लिए आर्टिकल 148 और इलेक्शन कमीशन के लिए 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूल ऑफ फ्यूचर, आपसे कह रहा है भविष्य का ईंधन किसको बोलते हैं? भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन को बोलते हैं। आगे चल के हाइड्रोजन से ही चलने वाली गाड़ियां चलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द राइटर ऑफ हु वाज द राइटर ऑफ मधुशाला, ये यार किसको नहीं पता होगा, भारत में इतनी फेमस पोइट्रीज हैं मधुशाला, और मधुशाला किसकी लिखी हुई पोइट्रीज हैं? ध्यान रखना, ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई, अमिताभ बच्चन के पिता हैं ये, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई मधुशाला है। 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, सारी चीजें समझ आ रही हैं सभी को, कोई समस्या तो नहीं है? मैं जल ग्रहण कर लेता हूं। कोई समस्या तो नहीं है? हो हाँ यार, आज थोड़ी सी तबीयत ढीली हो रही है, आज बीच बीच में तबीयत ढीली हो रही है थोड़ी। देखिए, जो भी बात है, आप लोगों का जो कंसर्न है वो मैं बार बार पढ़ रहा हूँ यार, ऐसा नहीं है कि मैं आपका कंसर्न नहीं पढ़ रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। बंद हो जा भाई। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है यार कि कंसर्न नहीं पढ़ रहा हूँ, आपका जो भी ये कंसर्न है, ठीक है, उसके लिए बहुत जल्द मैं आपको अपडेट दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, जो भी अपडेट है वो मैं टेलीग्राम पे आपको दे दूंगा। जितने स्टूडेंट मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो सारे ध्यान रखें, मेरे जो भी अपडेट्स होते हैं, क्लास कब होगी कब नहीं होगी और कहाँ पर मैं पीडीएफ और क्या पीडीएफ अपलोड करूँगा, ये सब आपको चाहिए, मेरे से आपको अपडेट रहना है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक है, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सारी चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, आपसे कह रहा है ये कौन सा देश है जिसको लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है? ये होता है भूटान। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से जाना जाता है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू। म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। जापान की कैपिटल है टोक्यो और श्रीलंका की कैपिटल दो हैं, जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो।
श्रीलंका में इसी साल एक बार फिर से सरकार बना ली है किसने? महिंदा राजपक्षा ने। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? ये हैं गोताबाया राजपक्षा, इन्हीं के भाई हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट लेडी आईएएस ऑफिसर? आपसे कह रहा है भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी कौन है? इनका नाम है अन्ना जॉर्ज। कौन है? अन्ना जॉर्ज। ठीक है, एक बात बताऊं आपको, ये जो अन्ना जॉर्ज हैं, ठीक है, इनकी शादी किससे हुई थी? इनकी शादी हुई थी आर.एन. मल्होत्रा से। 1951 बैच की अधिकारी हैं। ठीक है, तो जॉर्ज इनका शादी से पहले का नाम है। कई बार आप गूगल करोगे तो अन्ना मित्तल इनका नाम मिलेगा। बात आ रही है समझ? अन्ना मित्तल इनका नाम मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा, थर्ड वन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु इज द राइटर ऑफ द स्ट्रगल इज माई लाइफ? इस किताब के लेखक कौन है? वर्ल्ड फेमस किताब है द स्ट्रगल इज माई लाइफ। यह किताब है नेल्सन मंडेला की। इस किताब में नेल्सन मंडेला ने क्या समझाने की कोशिश करी है? इस किताब की खास बात यह है, किताब मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, लेकिन हाँ, इस किताब के कुछ पेजेस मैंने पढ़ रखे हैं। इस किताब में नेल्सन मंडेला ने हर एक व्यक्ति को यह समझाने की कोशिश करी है कि जो पुरुष और महिलाएं हैं, दोनों के बीच में कोई मतभेद नहीं होना चाहिए, और इवन किसके आधार पर? रेस के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, काले और गोरे के आधार पर भी नहीं होना चाहिए, ना ही राइट्स के आधार पर होना चाहिए। तो पुरुष और महिलाओं के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है इस पूरे वर्ल्ड में, उसको अवॉइड करने की बात यहां पर कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल सर्व द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट? आपसे क्या कह रहा है? अगर राष्ट्रपति की पोस्ट पर राष्ट्रपति नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है उस टाइम पे, मतलब ऐसे मान लो कि राष्ट्रपति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, या फिर राष्ट्रपति आकस्मिक क्या कर देते हैं? रिजाइन कर देते हैं, तो उस केस में क्या होगा? वाइस प्रेसिडेंट उसकी पोस्ट पर आ जाएगा ना। मान लो उस टाइम पर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है, तो कौन सर्व करेगा उसकी पोस्ट को? राष्ट्रपति की पोस्ट को सर्व करेगा फिर कौन? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन इंडिया? आपसे कह रहा है भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन भारत में कर्नाटक में होता है। कहां पर? कर्नाटक में। अगर आपसे कभी पूछ दे कर्नाटक में भी कौन से शहर में, तो इस शहर का नाम है चिकमंगलोर। चिकमंगलोर। तो देखो, ध्यान रखना, भारत में कौन सा राज्य कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह है कर्नाटक। और अगर पूछे भारत में कौन सा शहर है कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक, तो यह है चिकमंगलोर। आपको पता है कर्नाटक पूरे भारत का कितने प्रतिशत कॉफी उत्पादन करता है? कर्नाटक अकेला 71% उत्पादन करता है, 71%। और कर्नाटक के बाद नंबर 2 पे कॉफी पे है केरल। केरल 21% उत्पादन करता है, नंबर 2 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द वायसराय ऑफ इंडिया वाइल जलियांवाला बाग ट्रेजेडी? आपसे कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था उस टाइम पर भारत का वायसराय कौन था? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी कब हुई थी? यह हुई थी 13 अप्रैल 1919 को। जब यह ट्रेजेडी हुई थी तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत का वायसराय था। ठीक है, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था ना कि हंटर कमीशन किससे एसोसिएटेड है? ठीक है ना, तो हंटर कमीशन जलियांवाला बाग से ही एसोसिएटेड है। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने हंटर कमीशन को गठित किया था। हंटर कमीशन का मतलब यह था, ब्रिटिश हुकूमत का कहना था कि हम इंक्वायरी कराएंगे, लेकिन वो सिर्फ हाथी के दिखाने के दांत थे, खाने के दांत कुछ और थे। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, सिर्फ दिखाने के पर्पज से था, सिर्फ ऐसे ही कर दिया गया था वो। हु इज नोन एज हिंदू नेपोलियन? हिंदू नेपोलियन के नाम से किसको जाना जाता है? स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए भारत का नेपोलियन किसको बोलते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए एशिया का नेपोलियन किसको बोलते हैं, तो भी आंसर समुद्रगुप्त होगा। फ्रॉम व्हेन अशोका पिलर वॉज प्रिंटेड इन कॉइन एंड नोट्स? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। आज की डेट में कोई भी नोट है, ठीक है, कोई भी नोट है, 2000 का नोट है, 500 का नोट है, 10 का नोट है, कोई भी नोट आपके पास है, तो उसमें देखो अशोक एम्बलम बना होता है। अशोक एम्बलम बना होता है या नहीं बना होता है? या सिक्का आप देखते हो तो अशोक एम्बलम बना होता है सिक्कों में, हमारी करेंसी में। तो आपसे कह रहा है कब से ये अशोक एम्बलम प्रिंट किया जाने लगा?
ये प्रिंट किया जाने लगा था 1949 से। कब से? 1949 से। और ये अस्तित्व में कब से आ गया था? 1950 से। तो ऑफिशियली ये 1950 से आरबीआई के द्वारा लॉन्च्ड है, लेकिन प्रिंटिंग इसकी 1949 से शुरू हो गई थी। हु एबॉलिश्ड स्लेवरी सिस्टम? स्लेवरी सिस्टम मतलब गुलाम प्रथा। गुलाम प्रथा किसने खत्म करी है? गुलाम प्रथा खत्म करने का क्रेडिट अकबर को जाता है। कब करी थी खत्म अकबर ने? अकबर ने 1564 में स्लेवरी सिस्टम को पूर्णतः खत्म कर दिया। ठीक है, पहले यह ट्रेंड चलता था अकबर से पहले कि जिसके पास जितने ज्यादा गुलाम हैं, जिस राजा के पास जितने ज्यादा गुलाम हैं, वो उतना बड़ा राजा कहलाता था, उतना बड़ा बलवान और सशक्त राजा कहलाता था। लेकिन अकबर ने इसका कंसेप्ट 1564 में खत्म कर दिया था। बिफोर अशोका पिलर प्रिंटेड ऑन इंडियन करेंसी, विच इमेज वॉज प्रिंटेड इन करेंसी नोट? आपसे कह रहा है, देखो अभी पूछा था कि अशोका पिलर कब से या अशोक एम्बलम कब से प्रिंट हुआ। अब पूछ रहा है अशोक एम्बलम से पहले भारत की करेंसी में क्या प्रिंट हुआ करता था। अशोक एम्बलम से पहले किंग जॉर्ज की फोटो प्रिंट होती थी। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आपसे पूछे कि हमारी करेंसी में अशोक एम्बलम से पहले किसकी इमेज प्रिंट होती थी, तो वो फोटो लगी होती थी किंग जॉर्ज की। अगला क्वेश्चन है, देयर इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट? कल ही मैंने कराया था आपको, जिन लोगों ने भी कल की क्लास नहीं देखी है, रिट्स क्या होती हैं, ये जो 5 तरीके की रिट होती हैं, इनमें हर एक रिट में क्या क्या प्रावधान है, लगातार पूछता रहता है, वो क्लास जरूर देख लो। अभी जाओ वीडियोस में, जैसे ही ये खत्म हो रहा है, छोटी सी क्लास है, उसको जरूर देख लो। वहां पर मैंने 5 तरीके की रिट आपको समझाई हुई हैं, बहुत ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। तो ये 5 टाइप की होती हैं रिट्स। कौन कौन सी होती है? हेबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, रेट ऑफ सर्टरी, और कौन सी? अधिकार प्रक्षा, जिसको क्यू वारंटो बोलते हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ नागालैंड? नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? नागालैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है भैया, ध्यान रखना, नागा मत लगा देना। और नागालैंड में सरकार किसकी चल रही है? यहां के मुख्यमंत्री हैं नेपियो रियो। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम अ मेंबर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा बनने के लिए मिनिमम कितनी उम्र होनी चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 साल होनी चाहिए। देखो 30 साल राज्यसभा के लिए होनी चाहिए, और साथ में विधान परिषद के लिए, जिसको लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलते हैं, 25 साल किसके लिए होनी चाहिए? लोकसभा के लिए, और साथ में विधानसभा, जिसको लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। 21 साल किसके लिए होनी चाहिए? पंचायती राज सिस्टम के लिए होनी चाहिए। और 35 साल किसके लिए होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए भी 35 साल उम्र चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी, और गवर्नर बनने के लिए भी, इन तीनों के लिए 35 साल उम्र चाहिए। मैटर ओके ना? खत्म हो गया बस। अगला क्वेश्चन, विच हाई कोर्ट हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ बेंचेस? आपसे कह रहा है ये कौन सा हाई कोर्ट है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बेंचेस है? बेंचेस का मतलब समझते हो क्या होता है? ऐसा मान लो कि किसी हाई कोर्ट में 50 जज हैं, ठीक है, हमने क्या किया, 10-10 के 5 ग्रुप बना दिया, 1 2 3 4 और 5, ये 5 ग्रुप हमने 10-10 के बना दिया, ठीक है। ये हर एक ग्रुप क्या कहलाएगा? बेंच कहलाएगा। दैट मीन्स कि अब इस हाई कोर्ट में कितनी बेंच हो गई? 5 बेंचेस हो गई। ये बेंचेस क्यों बनाई जाती है? क्योंकि 50 जज एक साथ बैठ के एक केस की तो सुनवाई करेंगे नहीं, तो क्या कर दिया जाता है? बेंचेस क्या कर दी जाती हैं? अलॉट कर दी जाती हैं। जैसे कि बोल दिया गया, जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो ये वाली बेंच में देखे जाएंगे, जितने भी सेटलमेंट केसेस हैं वो इसमें देखे जाएंगे, जितने भी जमीन से जुड़े हुए केसेस हैं, लैंड डिस्प्यूटेड हैं, वो सब इसमें देखे जाएंगे, जितने भी पॉलिटिकल केसेस हैं वो इसमें देखे जाएंगे, जितने भी फास्ट ट्रैक हैं वो इसमें देखे जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से बेंचेस में डिवाइड कर दिया जाता है। तो सबसे ज्यादा बेंचेस आपसे पूछ रहा है कौन से हाई कोर्ट में है? जो लोग भी गुवाहाटी हाई कोर्ट बोल रहे हैं हमारे साथ, उन सभी के आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, देयर आर हाउ मैनी नंबर ऑफ जजेस इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस का प्रावधान है? सुप्रीम कोर्ट में पहले 31 जजेस का प्रावधान था, अब 3 बढ़ा दिए गए हैं पिछले ही साल, अब 34 जजेस का प्रावधान है। तो 33 नॉर्मल जजेस होंगे और एक कौन होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 34। सुप्रीम कोर्ट में 34 जज हो सकते हैं मैक्सिमम। वर्ल्ड टूरिज्म डे हम लोग किस दिन मनाते हैं? भाई साहब, वर्ल्ड टूरिज्म डे अभी मनाया हुआ है, अभी मनाया नहीं हुआ है,
मनाने जा रहे हैं। कब मनाएंगे? कल मनाएंगे। कब मनाएंगे? कल। अभी 12 बजे के बाद मनाएंगे। 27 सितंबर को मनाएंगे और 27 सितंबर आ चुका है। वर्ल्ड टूरिज्म डे आज हम लोग मनाने वाले हैं कुछ ही घंटे बाद। अगला क्वेश्चन, इन इंडिया हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिश्चियन पॉपुलेशन लिव्स इन। आपसे कह रहा है भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्रिश्चियंस की कौन से राज्य में रहती है? क्रिश्चियंस की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में रहती है? गोवा, नागालैंड, मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश? ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा क्रिश्चियंस की पॉपुलेशन कहां रहती है? ये रहती है नागालैंड में। आप जान के आपको आश्चर्य होगा, नागालैंड में 90% जनसंख्या क्रिश्चियंस की है। मणिपुर में पता है कितनी है? मणिपुर में भी कम नहीं है, 41%। ठीक है, गोवा में कितनी है? गोवा, यहां पर लोग गलती क्या करते हैं, गोवा लगा देते हैं, लेकिन गोवा में बहुत कम है। गोवा में 25% जनसंख्या है क्रिश्चियंस की। गोवा में कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ एंग्लो इंडियंस हैं, ठीक है, लेकिन 90% नागालैंड में सबसे ज्यादा। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल बिलोंग्स टू इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कौन सा आर्टिकल बताता है हमें? यह आर्टिकल है आर्टिकल 61, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, महाभियोग के बारे में बताता है। मतलब राष्ट्रपति को हटाने का तरीका, उसकी पोस्ट से हटाने का तरीका। आर्टिकल 52 हमें बताता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 54 हमें इलेक्शन के बारे में बताता है प्रेसिडेंट के, और आर्टिकल 60 हमें राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताता है, ओथ के बारे में बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर मुंबई हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड? मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना कब करी गई? ध्यान रखना, 1862 में मुंबई हाई कोर्ट की स्थापना करी गई। इतना ही नहीं, अगर आपसे पूछे कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना कब करी गई, या आपसे पूछे मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब करी गई, तो इन तीनों हाई कोर्ट की स्थापना 1862 में करी गई। सिंपल है, ध्यान रखना, तीनों हाई कोर्ट एक ही साल में स्थापित किए गए, ना इफ ना बट। विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया? आपसे कह रहा है भारत की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? इसमें गच्चा खा जाओगे आप, पक्की बात है। इसका आंसर मैं चाहता हूं आप करो, फिर मैं आंसर देता हूं, देखता हूं कितने लोगों का आंसर ये सही होता है। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? मैं कमेंट पढ़ सकता हूं, मैं लाइव हूं, जल्दी बताइए। मोहित मिश्रा जी जल्दी बताइए, आंसर करिए। अतुल वर्मा का कहना है जामा मस्जिद, बहुत बढ़िया। लता ठाकुर का कहना है कुव्वतुल इस्लाम, अच्छा। हर्ष कोठारी का कहना है जामा मस्जिद। ज़्यादातर लोगों के 95% लोग आंसर कर रहे हैं जामा मस्जिद। ओके, रेहान खान का भी कहना है जामा मस्जिद। भाई साहब आज के बाद ध्यान रखना, इसी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाता है। आज के बाद ध्यान रखना, भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है यह है ताजुल मस्जिद। ताजुल मस्जिद, मैंने पहले ही बोला था गच्चा खा जाओगे आप लोग इस क्वेश्चन में। ताजुल मस्जिद कहाँ है? यह है भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में। जामा मस्जिद सबसे बड़ी मस्जिद नहीं है। एक चीज़ और, अगर आपसे पूछता लार्जेस्ट की जगह विच इज़ द फर्स्ट मॉस्क्यू ऑफ इंडिया, भारत की पहली मस्जिद कौन सी है, तो देखो पहली मस्जिद मैं आपको बता दूं, भारत की पहली मस्जिद है चेरामन जुमा। चेरामन जुमा, चेरामन जुमा कहां पड़ती है? ये पड़ती है केरल में, ठीक है। तो भारत की पहली मस्जिद है चेरामन जुमा। लेकिन ध्यान रखना एसएससी कई बार आपको चेरामन जुमा ऑप्शन में ना देकर कुव्वतुल इस्लाम दे देता है, ठीक है। तो कभी कभी चेरामन जुमा को भी पहली मस्जिद में कंसीडर करते हैं, कभी कभी कुव्वतुल इस्लाम को भी करते हैं। अब देखो है क्या रीजन, क्या है कि एसएससी कुव्वतुल इस्लाम को पहली मस्जिद में कंसीडर क्यों करता है? क्योंकि जो हमारा अर्लियर मिडवल है वो शुरू होता है 712 एडी से, क्योंकि 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया था, वहीं से हम लोग अपनी हिस्ट्री शुरू करते हैं मिडवल। 712 के बाद कुव्वतुल इस्लाम बनी है। कुव्वतुल इस्लाम कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। लेकिन चेरामन जुमा जो है ये 629 के आसपास बनी हुई है।
मतलब जब हमारा इतिहास शुरू ही नहीं हुआ था उसके भी पहले की बात है ये। एक चीज और, चेरामन जुमा को क्यों और नहीं कंसीडर करते? दो रीजन है। पहला रीजन तो ये कि जहां से हमारा इतिहास शुरू होता है उससे पहले से बनी हुई है। दूसरा एक और भी उससे बड़ा रीजन है कि मस्जिद को मस्जिद मानने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि उस पर डेली नमाज अदा करी जाए, ठीक है, उसकी इंपॉर्टेंस होती है। तो चेरामन जुमा जो थी इस पर डेली नमाज अदा नहीं करी जाती थी, इस वजह से चेरामन जुमा को और कंसीडर नहीं करते। लेकिन कुव्वतुल इस्लाम जब से बनी है दिल्ली में, ये कहां पर है? ये यहीं पर है, नई दिल्ली में, कुतुब कॉम्प्लेक्स में। तो कुव्वतुल इस्लाम जब से बनी तब से यहां पर हमेशा नमाज पढ़ी जाती थी, यहां पर डेली नमाज पढ़ी गई है। बात आ रही है? दिल्ली सल्तनत में कोई भी सुल्तान आया है, नमाज कुव्वतुल इस्लाम में ही अदा करी जाती थी। इसी वजह से कुव्वतुल इस्लाम की इंपॉर्टेंस चेरामन जुमा से ज्यादा रही है हमेशा, और कुव्वतुल इस्लाम को ही भारत की पहली मस्जिद हम लोग मानते हैं, ठीक है। चेरामन जुमा इसलिए बता दिया कि जब आप गूगल करके देखोगे तो आपको डेटा चेरामन जुमा का भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। समझ गए बात को? तो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद ताजुल मस्जिद, पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम को हम मानेंगे। लेकिन जब चेरामन जुमा ऑप्शन में दे दे तो फिर वही लगा देना, समझ जाना कि वो आपसे चेरामन जुमा लगवाना चाहता है, ठीक है। आज की बात यहीं तक रहेगी। लाइक बख्शो सुल्तान को, ताबड़तोड़ मेहनत हो रही है आपके लिए, प्यार बख्शो, लाइक ठोको ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को इतना शेयर करो, इतना शेयर करो। मैं ज्यादा से ज्यादा यहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स चाहता हूं। आप जितने भी टेलीग्राम्स को जानते हो, सारे टेलीग्राम चैनल्स पे मेरी क्लासेस को आप शेयर करो, बस इतना ही आपसे सपोर्ट चाहिए। बाकी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। लगातार जल्द से जल्द आप लोगों को जो भी आप चाहते हो लाइफ में, जो भी आपके टारगेट्स हैं वो पूरे हों, बस यही मेरी कामना है ऊपर वाले से। बहुत जल्द आप सक्सेस होगे, ये हमेशा मेरी कामना है। मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझसे जल्द से जल्द मिलने भी आओगे। तो पहले सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद मेरी तरफ से पार्टी लीजिए दिल्ली में। तो सिलेक्शन पहले लेके दिखाओ, पार्टी की जिम्मेदारी मेरी है, ठीक है। और बताइए क्या समस्या है? अविनाश यार, आप लोग बार बार क्यों बोल रहे हो पीडीएफ के बारे में? पीडीएफ मैंने कहा तो 5 अक्टूबर को, जिस दिन ये खत्म हो रहा है कोर्स, उस दिन टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। मैं पीडीएफ डेली की 100 क्वेश्चन की नहीं बना पाऊंगा ना पीडीएफ। मैं सीधे एक बार में ही आपको पीडीएफ दूंगा, वो भी प्रिंटेबल फॉर्मेट में दूंगा। पीडीएफ की इतनी जल्दी क्या है? जब क्लासेस हो रही हैं, क्लासेस में मैं जितना बता रहा हूं इतना पीडीएफ में मिले क्या? सिर्फ क्वेश्चन मिलने वाले हैं वहां पर, ठीक है। आज की बात यहीं तक। गुड नाइट, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कल फिर रात 10 बजे मुलाकात होगी। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी आ रही है सुबह 11 बजे, देखना ना भूलना। कल सुबह 11 बजे यहां पर आना ना भूलना, इसी चैनल पे। स्ट्रैटेजी लास्ट मोमेंट की शेयर करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक के लिए। आरआरबी, एनटीपीसी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीएचएसएल, सीपीओ, कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस स्ट्रैटेजी को देखना मत भूलना। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय एवरीवन।